हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बेसिकली जो कल हमने मॉक टेस्ट लिया था फाइनेंस अकाउंट एग्जाम का, उसका एनालिसिस पार्ट ला रहा हूँ मैं अकाउंटेंसी का, बिकॉज अकाउंटेंसी सेक्शन जो था वो मैंने सेटअप कर लिया था। तो इससे पहले कि मैं डायरेक्टली उसके एनालिसिस पार्ट पर जाऊँ, कुछ इंफॉर्मेशन जो है जो आपको बहुत मतलब जो बहुत जरूरी है और आप उस चीज को मद्देनजर रखो विद रेस्पेक्ट टू दिस मॉक एंड विद रेस्पेक्ट टू द मेन एग्जाम जो है। पहली बात है कि मैं तो आ जाऊंगा कि अकाउंटेंस का पेपर मैंने क्यों सेटअप कर लिया, क्या क्यों वैसे क्वेश्चन है, तो फिर बाद में आ जाऊंगा, या मैंने टेलीग्राम पे आज भी थोड़ा सा मैसेज को उसके लिए दे दिया था। देखो, जो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना किसी भी मॉक को देते हुए, वो ये होता है कि आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर लेते हैं। रियलिटी में एग्जाम कैसा आएगा वो कोई भी नहीं बोल सकता है। उन्होंने सिलेबस दिया है, वो सिलेबस में पूछ भी सकते हैं, सिलेबस से बाहर भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने लास्ट में देखा। और वो सिलेबस में अगर 15-15 टॉपिक हो सकता है 5 में ही पूछे, 10 में ही पूछे, और बिल्कुल बाकी 5-6 में से कुछ भी ना पूछे। वो उनका कॉल है। बट उसको लेके आपको ये चीज याद रखनी है, आपको नेगेटिव नहीं होना, बिकॉज एक सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के हिसाब से सब बच्चे पढ़ेंगे, और फैकल्टी जो भी होगी वो उस सिलेबस को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो उस सिलेबस से बाहर ज्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज सिलेबस से बाहर जो ही आप जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो फिर एक पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो पहला काम जो होता है किसी भी बच्चे का एज अ स्टूडेंट, जब वो किसी जॉब के लिए पढ़ रहा है या किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, और एक फैकल्टी जब वो पढ़ाते हैं, तो वो मद्देनजर रखते हैं उस सिलेबस को। सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ाते हैं, सिलेबस के हिसाब से बच्चों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये अनसर्टेनिटी रहती है, और जितना घटिया इंस्टीट्यूट होगा उतनी घटिया ये अनसर्टेनिटी, उतनी ज्यादा ये अनसर्टेनिटी वो क्या पूछेंगे एग्जैक्टली। बट अगेन, वो जो भी पूछेंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो सब बच्चों के लिए कॉमन है। 1 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, वो सब 1 लाख बच्चों के लिए अनसर्टेन। तो एक चीज होती है इन एग्जाम में, वो होती है अनसर्टेनिटी। तो उसको आपको निराश नहीं होना है। अगर एग्जाम है या मैंने मॉक में कोई क्वेश्चन रखा जो आपको लगेगा कि ये तो सिलेबस में पढ़ाया नहीं था फैकल्टी ने, तो ऐसा एग्जाम में भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप बोलोगे कि ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज वो सब बच्चों के लिए ऐसा हो गया, मैक्सिमम बच्चों के लिए ऐसा हो, तो उनके सिलेबस में नहीं था। अब किसी बच्चे ने कहीं पे भी इंटरनेट में, इंस्टाग्राम पे रील देखते हुए, यूट्यूब पे सरसरी तौर पे, या कभी जिंदगी में उस क्वेश्चन को पढ़ा था, उस क्वेश्चन को सुना था, उसको याद है, उसकी लकी बात है। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेने। तो अगर पहला रूल है, अगर आपका एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। आपने पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो इजी है, जो सिलेबस से थे, और सिलेबस में भी ऐसे क्वेश्चन है जो इजी है और आपने पढ़ लिया है। तो पहला आपका अटेम्प्ट वही होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को कर लो जो इजी है। तब तक आप स्टेबल भी हुए होंगे, और आपने अच्छे से क्वेश्चंस भी किए होंगे, फिर आप बाकी क्वेश्चन पे फोकस कर लो जो आपको लगता है टफ है, जो आपको लगता है कि सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर तो क्या करेंगे, तो देख लो, अगर पहले वो क्वेश्चन कर लो जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर उन क्वेश्चन पे करो जो आपको लगता है कि कंपनी की डिटेल सिलेबस से बाहर है, देन सी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, अभी तक आपने कितने क्वेश्चंस किए, उनमें से आपको कितना लगता है कि सही हो गया है। फिर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर इस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस हमने डेलिबरेटली मैंने कोशिश की, हालांकि वो सिलेबस से भी बाहर था, कुछ ऐसे था जो जिस लेवल से मुझे लगता है कि बच्चे प्रेफर नहीं करें, बट वो एक हिंट देने की जरूरत थी। एग्जाम में भी ऐसा होता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, पिछले 3 सालों से मैं फाइनेंस का पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले पंचायत का भी पढ़ा था। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मोहम्मद नबी, बीइंग चार्टर्ड अकाउंट, बीइंग टीचिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर, मेरे को भी अगर जब फार्म में एग्जाम बैठूंगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता मेरे को 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। आज के डेट में मैं गारंटी नहीं दे सकता मेरे को 30 आउट ऑफ 30 आ जाए, बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट देखना पड़ेगा कि पेपर कैसा है। हो सकता है उसमें कोई क्वेश्चन है जो मैंने भी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो टेंशन आपको नहीं लेनी है। वैसा क्वेश्चन अगर आप देखो, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि भाई ये मैंने तो इतने साल मेहनत कर ली, मेरा क्वेश्चन मार्क्स क्यों कम आ गया। तो ये वो चीजें नहीं होती है। तो मॉक में भी अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आ गए, हम दूसरा मॉक नहीं लाना चाहते। पहला मॉक हमने लाया ताकि आपको 14-15 दिन और मिल जाएंगे, आप अपनी प्रिपेयर, बच्चों की इतनी डिमांड थी कि मॉक लाओ। फिर भी हमने मॉक लाया, बट हमने पहले भी आपको ये बोल दिया, मॉक में जस्ट आप ये देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और कुछ अगर कुछ नहीं तो मॉक का एक फायदा आपका ये हो जाएगा कि वो 120 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे करने के लिए। अगर वो 120 क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े थे, तो 120 एमसीक्यूज आपको और मिले। लेकिन इन दैट में ऑल, या तो आप अपना एनालिसिस अच्छे से कर लो, जो अच्छे बच्चे होंगे जिनने अच्छे से पढ़ाई की, वो अपना एनालिसिस अच्छे से करेंगे, मैं कहाँ पे स्टैंड करूँ, मेरे पास अभी भी 1 वीक है, मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। बट कोई भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए मॉक से, प्लीज, फॉर हेवन से, स्पेशली वो बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है।
अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में 90 95 ला रहे हो या 85 ला रहे हो, आप जेके एसएसबी के एग्जाम में लिख के ले रहे हो, वो जेके एसएसबी का जो पेपर होगा उसमें +5 to 7 मार्क्स लाओगे। बट आपको क्या करना है, आपको एक चीज है, आपको पैनिक नहीं करना। जो इंसान पैनिक करेगा वो पीछे हो जाएगा, जो इंसान पैनिक नहीं करेगा वो अपने आज के स्कोर से 5 10 मार्क्स आगे जाएगा। मेरे वर्ड्स नोट करके लिखो। बट मैं बताऊंगा, ये बोलते हैं ना इजियर सेड देन डन वाली बात, वो है कि मैं पैनिक नहीं करूंगा वो, क्योंकि रियल मैच है ना। आप देखते हो नेट प्रैक्टिस में एक बैट्समैन क्या बैटिंग करता है, बट जो ही मैच आ जाता है तो रन शॉट नहीं लगते, बिकॉज वो मैच का प्रेशर वैसा होता है। और अगर मैच उतना बड़ा प्रेशर लोगे तो उतनी बड़ी सिचुएशन हो जाती है। सॉरी, मैं कभी कभी ज्यादा डिले में जाता हूँ, बट उसके लिए माफी चाह रहा हूँ। बट मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक प्लेयर है हारिस रूफ, इतना गंदे तरीके से वो पिट रहा है ना, 4 ओवर में 60, 4 ओवर में पता नहीं कितने कितने रन खा रहा है न्यूजीलैंड में, और बहुत आसान लग रहा है लोगों को। विराट कोहली भी उसको छक्के मार दिया, बट वो 2 छक्के जो विराट कोहली ने मारे ना, वो उसका पैरेलल कोई नहीं मारा जाता है, स्पेशली तो वो शॉट मारा। वैसे छक्के ना उसको आजकल छोटा बच्चा भी मारता है, बट वो क्यों मैटर कर रहा है, बिकॉज वो भी क्रिकेट गेम थी, ये भी क्रिकेट गेम थी, बट द इंटेंसिटी ऑफ दैट गेम, इंडिया पाकिस्तान गेम, जो हाइप एंड वो प्रेशर था, तभी विराट कोहली का वो शॉट बाकी सब बैट्समैन के मतलब कंपैरिजन में नहीं हो तो बहुत आगे है। सिमिलरली ये जो आप मॉक टेस्ट देते हो, इसका प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा है कि आप अगर उस प्रेशर को हैंडल कर पाए तो ये कुछ नहीं है। मतलब एसएसबी का पेपर कुछ नहीं है अगर आप प्रेशर को हैंडल कर पाए, वो इससे इजी पेपर होगा, इससे टफ नहीं होगा। बिकॉज हम कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव बहुत डिटेल में पूछे हुए हैं, और मैंने जो एनालिसिस कर दिया, कुछ चीजें इनके आउट ऑफ सिलेबस को बाहर रख के, मैंने जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मतलब देख लिया थोड़ा सा एनालिसिस, इस चक्कर में कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की बात करता हूँ। वो जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बेसिक पूछते हैं, वो इतना टफ नहीं पूछते। बट हमें हमें शर्म आ जाएगी वैसे फालतू फालतू क्वेश्चन पूछने। सेंट्रल लेवल तो फिर भी स्टैंडर्ड ठीक रहता है, जैसे भी कभी उल्टा पुल्टा पूछते हैं, हम उतना उनके लेवल तक नहीं गिर सकते कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछे। बट अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश ये करते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन सेट कर ले जिससे एक बच्चे को ये पता चल जाए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो उसको पता चल जाएगा कि उसने स्टैंड इन द सेंस कि अगर सिलेबस में 22 टॉपिक्स है तो क्या वो 22 के 22 टॉपिक्स उसने पढ़ लिए। दूसरी चीज जो हम कोशिश करते हैं, हम क्वेश्चन को ऐसा सेट करते हैं कि एग्जाम में, मैं आपको बोला ना कि नेट प्रैक्टिस करना और एग्जाम में आपका खेलना दो डिफरेंट कंडीशन हो। एग्जाम में ना पसीने छूटते हैं काइंड ऑफ, तारे नजर आते हैं दिन में, सूरज को छोड़ के, सूरज ऐसे भी नजर आ जाता है, उसके बगैर भी बाकी तारे नजर आ जाते हैं। वो प्रेशर में जो गलतियां हो सकती है उनको हमने यहाँ पे कोशिश की कि वो डाले यहाँ पे, ताकि आप पैनिक ना करो एग्जाम में। मैं अभी दिखाता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन, वो इतने बेसिक क्वेश्चन है, इतने बेसिक क्वेश्चन है कि आपने उसको पिछले 3 सालों में 30 बार मिनिमम पढ़ा होगा। बट मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों को वो क्वेश्चन गलत हुआ होगा मॉक टेस्ट में, बिकॉज आपने फोकस क्वेश्चन पे अच्छे से नहीं किया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और यहाँ का लेवल तो कम है, एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा है, तो हमारी ये कोशिश रही थी कि आपको इस चीज की ड्रिल करा ले, इस चीज की प्रैक्टिस करा ले कि आपको ख्याल रखना है एग्जाम में कि क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है, आपका ओवर थिंकिंग प्रोसेस उसको गलत कर सकता है। आपको बेसिक देखना है क्वेश्चन में तो वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ऐसे ट्रिकी रखा जा सकता है कि वो है बहुत आसान, बट ऐसे रखा गया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मैं 3 4 क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको कि ये है बहुत आसान, बट सिंस आप किसी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हो, किसी चीज को इंटरनेट पे मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा तरीके से पूछा जाता है, तो उसका आपने इतना ओवरवेट ले लिया और आपने बेसिक क्वेश्चन को गलत कर लिया। तो उस चीज को भी आपको फैक्टर इन करना है ये एग्जाम में। मैं अकाउंटेंसी की अब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चंस होंगे जो बहुत आसान होंगे, बट ट्रिकी ऑप्शंस रखे गए होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसमें आप क्या करो, स्टिक टू द बेसिक्स, जस्ट सी कि बेसिक रूल क्या है उसका, और उस पर आपने देखा फिर आपको उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ख्याल रख लेना। अब आ जाता है जो हमने मॉक टेस्ट पूछा था, और इसमें क्या क्वेश्चंस थे, उनका सही आंसर क्या था, और क्यों पूछे थे, मैंने कोशिश करूंगा उसको भी ट्राई करने के लिए, और कुछ और कंसेप्ट में डालूंगा इसमें, ताकि ये थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाए किसी हद तक। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं।
स्टार्ट कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ मॉक टेस्ट पेपर अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी और इंग्लिश मैंने डाला था, बट इंग्लिश में मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि मैं मतलब उसको एनालाइज भी कर लूँ, बट आई होप इंग्लिश बेसिक है तो वो आपको आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा मैं बता पाऊंगा क्योंकि मतलब हम कैसे करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार इसमें से कौन सही लग रहा है अपरेंटली, वो पता होता है, थोड़ा सा बेसिक ग्रामर पता होता है, पर उतना डिटेल में नहीं होता है कि एक्सप्लेन करके। बट चलो कोशिश कर लेता हूँ मैं आपको वो भी कवर करा लूँ। चलो आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी का था वो 31 था, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपका अकाउंटेंसी का सेक्शन सेक्शन सेकंड ही हो जाएगा। एंड होपफुली पेपर का फॉर्मेट एंड ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे हमने इसमें रखने की कोशिश की है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। A piece of machinery, a piece of machinery. Equipment was purchased for rupees 10,000. एक मशीनरी आपने परचेज कर दी 10,000 की, ठीक है, 10,000 की परचेज करती मशीनरी। तो क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चों? आप कमेंट सेक्शन में लिख लो सर, अगर मशीनरी परचेज कर दी थी तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और अगर कैश में परचेज की थी तो कैश अकाउंट, और अगर उधार में ली थी तो वेंडर अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए। मशीनरी वॉज परचेज फॉर रुपीज 10,000, 10,000 की मशीनरी परचेज कर दी तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट what is which is wrongly posted in the purchase account, तो आपने उसको मशीनरी अकाउंट में नहीं लिया था, आपने उसे लिया था परचेज अकाउंट में, आपने उसे लिया परचेज अकाउंट में। गलती लगी है? द आंसर इज यस सर, गलती लगी है। द एंट्री शुड हैव बीन मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये अपना रिवीजन भी अब साथ में हो जाएगी। द एंट्री शुड हैव बीन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एज्यूमिंग फॉर कैश, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, बट आपने क्या किया, आपने लिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब पोस्टिंग कर ली वहां पे आपने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर ली, तो आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते थे? एक क्वेश्चन बन सकता था कि ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो क्वेश्चन बन जाता था, बताओ ये कौन सा एरर है। तो कमेंट सेक्शन में बता दो ये कौन सा एरर है। एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ अमीशन है, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है? ठीक, क्या है सर? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एक क्वेश्चन इसे ऐसे बन सकता है कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कि आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन वाज नॉट ऑन द एरर ऑफ प्रिंसिपल, द क्वेश्चन वाज बहुत सिंपल, व्हाट विल द ट्रायल बैलेंस शो। ये जो एंट्री आपने कर ली, आपने करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ? इन ऑप्शंस को देखे बगैर मुझे बताओ क्या ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? आपने एक अकाउंट को डेबिट किया, आपने दूसरे अकाउंट को डेबिट किया, दोस्त आपने टोटल ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं ना, वहां पे ये नहीं देखता किस अकाउंट में डेबिट करना था किस अकाउंट में, वो यही देखता है डेबिट्स का बराबर क्रेडिट्स के बराबर है। द आंसर इज यस। आपने एक अकाउंट को डेबिट किया, एक अकाउंट को क्रेडिट किया, वो गलत अकाउंट को डेबिट किया, बट उसी का ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ेगा। तो आंसर इज नो। तो सर इससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ता है, बट स्टिल वी विल सी द ऑप्शंस किस एंगल से पूछा जा रहा है। ये बोल रहा है ट्रायल बैलेंस विल शो अ डिफरेंस ऑफ 10,000, ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस विल शो अ 20,000। जो ही ये आ गया ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस, तो अपने सबका आंसर आएगा कि ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिकॉज आपने एक अकाउंट को 10,000 से डेबिट करना था, आपने 10,000 से डेबिट किया, गलती सिर्फ ये कि दूसरे अकाउंट को किया, बट टोटल में समरी आ जाती है ना, एक्स अकाउंट की जगह वाई अकाउंट को डेबिट किया, तो फर्क क्या पड़ा? डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल विल मैच, तो द ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ऑन ट्रायल बैलेंस। बट यस, इससे दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, थोड़ी आपकी रिविजन भी हो रही है। चलो अब आ जाता है दूसरे क्वेश्चन पे। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैंने फिर फाइनेंशियल ऑडिट का पूछा था। फाइनेंशियल ऑडिट पे भी आपको पता है कि जब एक ऑडिटर ओपिनियन देता है वो चार तरह की ओपिनियन देता है। एक, सबसे पहले अगर सब कुछ ठीक होता है तो वो देता है, कमेंट में बता दो जल्दी, वो क्या करता है सर? वो देता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, कि भाई सब ठीक है, आई डोंट एनी रिजर्वेशन, आई डोंट एनी क्वालिफिकेशन ऑन इट, तो वो क्लियर रिपोर्ट है, उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। फिर क्या होता है, अगर वो पूरा नेगेटिव होता है, तो मतलब भाई गलत बने हैं, फाइनेंस में गलत बने हैं, उसको वो क्या देता है? एडवर्स ओपिनियन देता है। अगर उसको लगता है कि भाई मैं दे ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज यार मैंने इनको बोला कि यार ये बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दो, ये दिखा दो, ये दे ही नहीं रहे, अरे मैं ऑडिट करने आया हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स तो ये दे ही नहीं रहे, उसमें मैं देता हूँ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कि भाई मैनेजमेंट ने मुझे वो सारी चीजें नहीं दी, मैंने बोला कि अच्छा तुम्हारा ये लोन अकाउंट है, अच्छा ये तुमने इस पार्टी को लोन दे दिया है, तो जरा मुझे इसका दिखा दो कि भाई इसका, तुम बता रहे हो कि ये बिजनेस कर रहा है तो तुमने इसको लोन दे दिया है, इसका बिजनेस है कि नहीं है, ये वाटी में कोई पार्टी है कि नहीं, मुझे इसका प्रेमिस दिखा दो। आप जाने नहीं दे रहे हो, मुझे डाउट हो रहा है कि भाई ये लोन आपने किसी रिश्तेदार को दे दिया है और वहां पे कुछ है नहीं, तो आपने कंपनी के अकाउंट डाइवर्ट कर लिए, बाद में इसको राइट ऑफ करोगे।
एनपीए करके, मुझे दिखा दो, इनने दिखा दो, मैं बोला भाई कैन नॉट गिव एनी ओपिनियन ऑन दिस, उसमें मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूँ। बट अगर मुझे लगता है ठीक है यार, रिपोर्ट इज ओके, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो गलत हो गई है, तो उसमें मैं क्वालिफिकेशन देता हूँ। तो मैं रिपोर्ट तो दे ही देता हूँ, ओपिनियन तो देता हूँ, बट मैं किसी एक मटेरियल आइटम के ऊपर रिजर्वेशन देता हूँ कि भाई ये चीज को छोड़ के बाकी सब ओके, बट इसमें ना मुझे ये इश्यूज लगे। तो मैं उस वक्त क्या देता हूँ, क्वालिफाइड रिपोर्ट देता हूँ। अगर आपने फाइनेंशियल ऑडिट वाला लेक्चर देखोगा तो आपसे ये गलती नहीं होती। तो उसमें क्या देता है वो, क्वालिफाइड आउटपुट रिपोर्ट। क्वालिफाइड आउटपुट रिपोर्ट का मतलब कहता है ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन विद रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल नेचर बट नॉट परवेसिव। मतलब इतना खतरनाक नहीं है, इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है बिजनेस में कि मैं एडवर्स रिपोर्ट दे दूं। इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है बिजनेस में, इतनी बड़ी मिस ऑपरेशन नहीं है, इतनी बड़ी गलतियां नहीं हुई कि मैं नेगेटिव रिपोर्ट दूं। मैं पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा हूँ, बट इस आइटम को लेके मैं एक ओपिनियन देता हूँ कि भाई मैं एक रिजर्वेशन रख लेता हूँ कि भाई ये ऐसा चीज है जो शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, रेस्ट सब ठीक है। तो ऐसे रिपोर्ट को बोलते हैं क्वालिफाइड आउटपुट। इसमें अब क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है। क्वालिफाई मतलब होता है उसने क्वालिफाई किया, उसने क्वालिफाई पास कर लिया। अब ऑडिटर बोल रहा है क्वालिफाई कर दिया है, मतलब ये फाइनेंस में ठीक है, क्वालिफाइड मीन्स क्लियर रिपोर्ट। यहाँ पे बच्चे को गलती लग सकती है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। गो टू द बेसिक्स, भाई वहां का देखो क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। वो क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं होता है कि उसने फॉक क्वालिफाई कर लिया है तो मीडिया वालों को बिला दो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं एक तीसरे क्वेश्चन पे, जो अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉम द पार्टनरशिप, बट अगेन आई ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट ट्विस्टेड, ताकि जो एग्जाम प्रेशर हो जाए ना उसमें देखना जाए कि बच्चा यहाँ ही है, एग्जाम से सेंटर में ही है कि प्रेशर ले लिया है। तो क्या करना है आपको, आपको प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आपको क्या समझना है, मैं बताता हूँ। मेरे को एक बात पहले बोलनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अभी तक लीव कर दे यार ये टाइम पास है। एनीवे, जो अभी तक जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या करना है, देखो अब आपने दो मॉक टेस्ट हमारे दे दिए, एक 7 को दे दिया, 21 को दे दिया। नाउ यू आर लिटिल बिट यूज्ड टू दिस स्पीड्स, भाई क्या पूछते हैं। जस्ट इमेजिन 21 की जगह 28 हो रही है, ईएसटी क्लासेस का वही मॉक टेस्ट हो रहा है। अगर आपने वो दो मॉक टेस्ट उतना इंटरेस्ट दिया होगा, एग्जामिनेशन स्टैरो में दिया होगा जैसे हमने चाहा, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे जाओ, कुछ मत सोचो, जस्ट समझ लो कि भाई ईएसटी क्लासेस का थर्ड मॉक टेस्ट चल रहा है। और आज ईएसटी क्लास ने हमें बोला है कि ये मॉक टेस्ट आपको आप घर में नहीं देना है, एक सेंटर पे जाके वो चिल एटमॉस्फेयर में आपको पेपर को देना है। भाई ये समझा, भाई ईएसटी क्लासेस का पेपर है, ये देना है। बट हाँ, सब्जेक्टिव हो सकता है थोड़ा, वो इतना कुछ घटियापन डाल सकते हैं कि जो ईएसटी नहीं डालता है, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट यस, आपको वो चीज हेल्प करेगी एटलीस्ट। अगर आप उस माइंड से जाओगे कि हम ये स्टेज क्लास का दे रहे हैं, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हल्की बहुत होती है यार, ये इसके वाला इतना गलती तो नहीं कर सकते। बट यस, वो दूसरा जो मैं चाहता हूँ उससे आपका जो हो जाएगा कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है या पैनिक लेवल जो है, पैनिक लेवल कम होगा, कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा आपका। और आपके अल्टीमेटली जो गर्ल्स है, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे अगर वो पैनिक बटन को आप अगर क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज मैं यही देख रहा हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ा हूँ, और उन बच्चों से भी जो पार्ट टाइम सिलेक्ट हो गए थे, जो अभी मैं देख रहा हूँ मॉक टेस्ट में मेरे पास एनालिस्ट आती है, तो उनका रिजल्ट अच्छा है। मतलब हम टेबल के दूसरे एंगल से हमें दिख जाता है। बट मैं जब उनसे बात कर लेता हूँ पर्सनली व्हाट्सएप पे भी ऐसे थे, तो मैं यही देख लेता हूँ वो उनके पास एक दैट फियर कि पास हो जाए नहीं हो जाए। मैं आपको बोल रहा हूँ आप पास हो जाओ, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे आपकी प्रिपरेशन गई है, होगी 5-6 दिन बचे हैं, रिवाइज कर लो, पेपर दो, आप हो जाओगे उसमें। बट उस डर की वजह से मतलब सबसे बड़ा दुख जो होगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया उस डर की वजह से, तो उस डर को निकालो, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, तो आपको क्या जानना चाहिए आप ऐसे ऐसे इसमें, भाई पार्टनरशिप में लिखा है अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या होता है, तो जस्ट रिवाइज दैट थिंग। सर जब एग्रीमेंट नहीं होता ना, तो सर ने हमें बताया था बहुत सिंपल चीज है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली एंड देयर विल बी ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन। बस आपको ये प्रोविजन याद रखना है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, तो दो चीजें होगी क्या, भाई इंटरेस्ट ऑन, अगर पार्टनर का कोई लोन होगा वो मिलेगा 6% पर एनम, एंड जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वली होंगे अमंग द पार्टनर। दिस इज द प्रोजेक्ट, उसके बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन कितना सिंपल था, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर, क्या होंगे, मैंने वही चीज बता दिया था। एक तो इंटरेस्ट और लोन मिलेगा,
और उसके बाद अब क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, अब देखो यहाँ पे, देखो फोकस करो क्वेश्चन पे। ये गलती एग्जाम में लग सकती है, एग्जामिनेशन प्रेशर है, आप भूल जाओगे यार 6% तो था, 6% तो था, 6% तो था, बट ये नहीं था कि भाई प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, लॉस होगा तब मिलेगा। यार प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इस प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है, आप पैनिक करने जाते हो। भाई वो तो लोन के लिए है ना, कैपिटल के लिए है ही नहीं। मैं क्वेश्चन कैपिटल के बारे में पूछा था, इंटरेस्ट ऑन दियर कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल। तो सर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें क्या करना है, बाद में जाए ना वो 6% प्रॉफिट होगा तब होगा, नहीं होगा, भाई मिलेगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा लॉस है, क्या बात कर रहे हो, नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा, लोन क्यों मिलेगा। यहाँ पे मैंने कैपिटल पूछ लिया, तो आप पैनिक हो जाते हैं 6 और 9% के चक्कर में, फिर कंफ्यूज हो जाता है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा तब मिलेगा। यार क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, नहीं मिलेगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे क्यों टाइम वेस्ट करना है इतने आसान क्वेश्चन पे, ठीक है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, तभी हम मॉक टेस्ट रख लेते हैं ताकि ये चीजें आप पे क्लियर हो जाएगी। एनी आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक और चीज जो अगेन एक इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंपॉर्टेंट मैसेज विद रेस्पेक्ट टू एग्जाम्स आपको पता होना चाहिए, वो ये चीज है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, देयर आर टू ऑप्शंस which seem to be the correct options. There are two options which seem to be the correct options. You are supposed to choose the most appropriate option among those two. दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। वो आता है ना मीम कभी कि भाई जब एग्जाम पूछा जाता है इन चारों में से बता दो कौन सा अप्रोप्रिएट है, और वो टकले होते हैं चारों, और चारों की शक्लें ऑलमोस्ट सेम लगती है। यही तो है एमसीक्यू टाइप, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको क्या करना है, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है जिस पे आप कल बहस कर सकते हो। तेरे में भी कोई मैथमेटिक्स में मुझे एग्जैक्टली सबसेट ऑफ दैट मेन सेट, जब सबसेट्स के लेवल पे क्वेश्चन पूछा तो आपको सबसेट का आंसर देना है। तो स्पेसिफिक रूल प्रिवेल्स ओवर द जनरल रूल। तो अगर किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक चीज है तो वहां पे फॉल करेगी, रादर में हो सकता है वो जनरल में भी फॉल करेगी, ठीक है ना। तो अब मैंने एग्जांपल दे दिया, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स जो है, ये इंस्टेंस ऑफ क्या है, ये फिक्स्ड है। यस ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं, आपको पता है यू हैव दिस नॉन करंट एसेट, यू हैव करंट एसेट, ठीक है। देन नॉन करंट एसेट्स में यू हैव फिक्स्ड एसेट्स, दे आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ठीक है। एंड दिस कॉपीराइट्स पेटेंट ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल। ये मुझे क्वेश्चन सिंपल पूछना था, मैं तो यही पूछा ना, बता दो कॉपीराइट्स पेटेंट ट्रेडमार्क क्या है, सब बोलो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल इंटेंजिबल है। एग्जाम ऐसे सिंपल तो नहीं आता है ना दोस्त, तो एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट पर रखेगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको बताया करंट तो है, ठीक है ना, फिक्सड में आते तो ये तो गया बाहर, इसको हटा दो। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका रहा आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आपका, ये फिक्स्ड रिसोर्स है, आंसर इज सर ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिक ओवर द फिक्स्ड। आप दिखाते हो उसको एज अ फिक्स्ड आपके एसेट्स में, बट यस इंटेंजिबल जो ये जो है ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, फिर इंटेंजिबल एसेट भी बोलते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, अगर मैं अच्छा होगा, कोई फिक्सर भी बोल सकता है, बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, दे आर इंस्टेंसेस ऑफ, ये क्या है, इनका नेचर क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये चीजें हो सकता है मैंने अपनी बुक में तो कहीं नहीं लिखी है, हो सकता है बट लेक्चर अगर किसी ने सारे देखे कहीं ना कहीं मैंने इसका जिक्र किया है, अगर मैंने जिक्र नहीं किया, बट एक इतना क्वेश्चन है कि अभी एक ऐसा चीज है जो मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम में इसको पूछा जाए। डायरेक्टली अकाउंटिंग में आपका कहीं नहीं आता है, जर्नल लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, उधर कहीं नहीं आता है। बट व्हेन यू गो टू द एनालिसिस पार्ट, देयर वी गो टू द रेशियो एनालिसिस, वहां पे हम फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये सब चीजें पढ़ते हैं, एनालिसिस पार्ट में ये चीज आता है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है, इसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल, क्या बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बट मैंने इसको इसलिए रखा कि कभी कभी एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है जो आपने जिस पे ज्यादा फोकस नहीं किया होगा, बिकॉज आपके सिलेबस में अपेरेंटली कहीं फॉल नहीं करता, बट इट्स वेरी मच रिलेटेड टू अकाउंटिंग ओनली, तो इसको कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। ये लकी बात है कि किसी ने पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा, बट मेजरली ये बच्चों को पता होनी चाहिए कि इसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा और बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, लेट मी यूज दिस पीडीएफ आउट हियर एंड आई विल शो यू द बैलेंस शीट, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। मैं कुछ चीजें लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे लिखूंगा मैं करंट एसेट, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं कैपिटल, मैंने से द कैपिटल, आई से द
Capital invested by the owners of the business. In case of sole proprietor, it is the capital of the owner. In case of partnership, it's the capital of the partner. And in case of the company, it is the share capital and the reserves and surplus stuff here. Then we have this non-current liabilities. So I will be using an NCL, that is non-current liabilities, and I will be using the current liability. ठीक है? अब देखो, आपको पता है कि करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, शॉर्ट टर्म जो भी आपका पेबल है वो आता है, और आपका यहाँ पे आता है करंट एसेट्स। ठीक है ना? करंट एसेट्स आपको पता है जो लेस देन 1 ईयर होते हैं, ये मोर देन 1 ईयर होते हैं, इनको प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, ये सारा चीज है। नॉन करंट लाइबिलिटी जो आपने लॉन्ग टर्म लोन और ये सब कुछ ले लिए होते हैं। ठीक है? अब देखो, अब मैंने क्वेश्चन क्या किया था वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो करंट एसेट जो होते हैं, जो कि करंट एसेट होंगे, और जो आपके दिस अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने चाहा था कि मैं थोड़ा सा इसको इलॉबरेट करूं ताकि वो चले। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज यू हैव फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 6 लाख, यू हैव करंट एसेट्स ऑफ 4 लाख, you have capital of 5 lakh, and you have non-current liabilities of 4 lakh, and you have current liabilities of 1 lakh. So total sums up to 10 lakh 10। ये आपकी बैलेंस शीट है। ये आपको बोलते हैं these are your resources, and you also tell them assets, and these are the sources of the fund, sources of fund। यहाँ से आपका ये पैसा 10 लाख आया है, आपने बिजनेस में 10 लाख लगा हुआ पैसा है। कहाँ से लगा है? जो मालिक है इस बिजनेस के उन्होंने 5 लाख दे दिए हैं। जो लॉन्ग टर्म लोन्स आपने लिए हैं, लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म वाली है, वो आपकी 4 लाख है, और करंट लाइबिलिटीज आपको लोगों का पैसा है आपका 1 लाख रुपए है, वो क्रेडिटर का है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो भी है। पैरेलली ये पैसा कहाँ पे लगा है? 6 लाख फिक्स्ड एसेट में लगा है, एंड 4 लाख आपका करंट एसेट में लगा है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं इस चीज के लिए। एक होता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी है आपकी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपने कितना पैसा लगाया हुआ है डे टू डे एक्टिविटीज में। अगर आप देखा जाए तो आपने करंट एसेट्स में लगाया हुआ है 4 लाख, बट इसमें से जो 1 लाख है वो क्या है? वो इसमें से जो 1 लाख है वो किनका लगा हुआ है? वो क्रेडिटर्स का है, ये चीज है। तो आपका कितना लगा है, बिजनेस का कितना लगा है? तो 4 - 1 दैट इज 3 लाख। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। कि कैपिटल का कितना पैसा वर्किंग एसेट्स में लगा हुआ है, करंट एसेट में लगा है, वो आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब हुआ वर्किंग कैपिटल का कैपिटल का कितना पैसा करंट एसेट में लगा है। तो इसमें आप क्या करते हो, जो करंट लाइबिलिटीज है वो माइनस, बिकॉज नॉन करंट लाइबिलिटीज वो एज्यूम वो हमने फिक्स्ड एसेट के लिए। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हम मानते हैं ये सारा कहाँ पे लगा है? फिक्स्ड एसेट के लिए लगा, बिकॉज आप नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म एसेट के लिए थे। करंट लाइफ एसेट्स के लिए आप लॉन्ग टर्म लोन नहीं लेते, ठीक है ना? बैंक पेपर जाओ ना, वो सीसी लिमिट आपको करंट एसेट के लिए देता है, और टर्म लोन आपको फिक्स्ड एसेट देता है। तो ये जो होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये सारा हम मानते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए होता है। और तो करंट एसेट में आपका 4 लाख लगा है, उसमें आउटसाइडर्स का 1 लाख लगा हुआ है, तो आपका कितना लगा है? 3 लाख। तो द कैपिटल विच हैज बीन employed for the working assets, current asset is known as working capital, तो बोलते हैं 3 लाख। ठीक है ना? तो एक ये आपका टर्म बन जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एक दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो उसमें अगर आपको फिर लड़ना पड़ेगा तो वो हम बाद में लड़ेंगे, तो वो बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का बंदे को किस लगेगा भाई, आपकी कितनी कैपिटल है? 5 लाख, तो इसमें हम ये मानते हैं 5 लाख। बट कैपिटल एम्प्लॉयड को सही डेफिनेशन जो देती है जब आप एनालिस्ट पार्ट में जाते हो, तो वो बोलते हैं आपके शेयर कैपिटल या जो आपकी कैपिटल है प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली इन दो को ऐड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपको इन दो पे ऐड करना है, कैपिटल प्लस नॉन करंट। इस पे अभी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट अगर ये क्वेश्चन बना तो आपको याद रखना है कि लतीफ सर ने ये एग्जांपल दिया था 10 लाख का, जिससे फिक्स एसेट 6 लाख थे, करंट एसेट 4 लाख थे, तो 10 लाख हुआ। और उसमें से आपकी कैपिटल थी 5 लाख, आउटसाइडर्स की नॉन करंट लाइबिलिटी 4 लाख, और करंट लाइबिलिटी 1 लाख। 1 लाख आपने माना वो करंट एसेट के लगाए, तो वो पूरा कैपिटल बिजनेस में नहीं लगा हुआ है। तो बिजनेस में जो कैपिटल लगी है लॉन्ग टर्म, आपको सोचता है कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए या ओवरऑल बिजनेस के लिए कितना पैसा लगा हुआ है, वो कैपिटल का 5 लाख है और लॉन्ग रन लाइबिलिटी का 4 लाख, 9 लाख इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वर्किंग कैपिटल इज योर 3 लाख। इसको फिर 9 + 3 टोटल नहीं करना है, वो उससे कंफ्यूज करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ होता है कि पैसा कितना लगा हुआ है, उसमें से कैपिटल का मतलब है 5 लाख और नॉन करंट लाइबिलिटी 4 लाख, दोनों मिला के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। इस पे भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये आपको याद रखना है। इसमें फिर जब बहस करनी होगी रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए, तो वो फिर मैं आपको, अगर हम 9 लाख लिखेंगे, उन्होंने अगर 5 लाख लिखा आंसर, तो फिर इसमें हम बाद में लड़ेंगे। बट अभी वो जब नौबत ही नहीं है तो अभी से क्यों लड़ना। तो अभी आप याद रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो, तो आपको इन दो को ऐड करना है, कैपिटल प्लस लॉन्ग रन। फिर जब लड़ने वाली बात होगी तो मैं लड़ लूंगा, ठीक है ना? चलो आगे आ जाते हैं। गए हम 5 क्वेश्चन, ठीक है।
वी आर गेटिंग स्लो, बट इट इज नॉट ओनली एन एनालिसिस लेक्चर। मैं चाहता हूँ थोड़ा आपकी रिवीजन भी हो जाए, थोड़ा और कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी। अच्छा, फिर मैंने एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा था, एंड बट थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैंने इसको डायरेक्टली ये नहीं बोला था कि अगर आप ये, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि आप बता दो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल, एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू, सब बोलते सर एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, क्योंकि फॉर्मूला है एस इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लाइक दिस इन दिस क्वेश्चन। एसेट्स आपके 10 है, योर 10 इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल आपकी 5 लाख है और लायबिलिटीज भी आपकी 5 लाख है। ये दिस वाज द क्वेश्चन, एसेट जो 10 लाख है ये कहाँ से आए, ये इन 5 + 4 + 1 करके आ गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा था क्वेश्चन, बहुत सिंपल। बट मैंने क्या किया, थोड़े से टर्म्स चेंज कर लिए, रिसोर्सेज वर्ड यूज किया रादर देन एसेट। तो रिसोर्स आपको पता है, ये सारे एसेट्स की बात होता है, एसेट माइनस कैपिटल इक्विटी, मतलब जो मालिकों का पैसा है और उनका उनका रिजर्व जो सरप्लस, वो सब कुछ यूज कर लिया, इज इक्वल टू द आंसर इज लाइन, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइन, दिस इज द फॉर्मूला। तो डेलिबरेटली मैंने ऐसा रखा ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बट अगेन जिसने कंसेप्चुअली पढ़ा होगा इन टॉपिक्स को, बिलीव मी, वो 25+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 25+ है, इट मीन आपकी कंसेप्ट अच्छी है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है ना। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने बताया, तो फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। कभी कभी क्या होता है, हम हम बहुत सारी चीजों को बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं और उसमें से एग्जाम में एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जीएसटी के बारे में बहुत पढ़ा हो, इंडिया में कब आया, कश्मीर में कब आया, कितने स्लैब में है, कितने आउट ऑफ जीएसटी है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, इतना सब कुछ पढ़ा, एग्जाम गुड्स क्या होता है, न्यूज लेटर क्या होता है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, भाई जीएसटी का फुल फॉर्म बता दो। अरे यार, हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। इट्स लाइक दैट फुल टॉस बॉल, वर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट मार्बल पिक्चर, ऑल दोस थिंग्स। वाह, फुल टॉस पे तुम्हें आउट ले रहे हैं, तो जरा फुल टॉस बॉल के लिए भी तो प्रिपरेशन कर लो भाई, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस पे भी मैंने कोशिश किया था कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप जब किसी चीज से रेडी नहीं होते ना, अगर वो आपकी आंखों के सामने नहीं गया, तो भी मैं बोलता हूँ, जैसे आपके अभी 5-6 दिन बचे ना, मैं एक ही चीज सोचता हूँ, इस मोमेंट पे जो आपने अभी तक पढ़ा ना, उसको रिवाइज करो, बिकॉज वहां से अगर आपका कुछ छूट जाएगा ना, तो वो, और वो एग्जाम आया ना, तो बहुत दुख होता है। कुछ नया था यार, पढ़ा नहीं था, तो दुख नहीं होता। कुछ उसमें से गलत हो जाए जो आपने पढ़ा था ना, उसका बहुत ज्यादा दुख होता है, अंदर में दुख होता है। उन बच्चों समझो तो 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स से रह जाते हैं, और फिर वो जब एनालाइज करते थे, यार ये 4-5 मार्क्स क्वेश्चन तो मैंने पढ़े हुए थे यार, ये मेरे से गलत हो गया। वो कब होता है, उसमें एक रीजन अगर वो आपकी आंखों के सामने से नहीं गए हैं, लास्ट डेज में जो आपको रीजन होती है, जिसको मैं बोलता हूँ अपनी टर्म, रेटिना स्कैनिंग होनी चाहिए आपके पेज की, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो इसका हर किसी को पता होगा, बट क्योंकि एग्जाम प्रेशर होगा और आपने इसको वैसे तैयार नहीं किया, तो गलत। सिंपल टैक्स, जीएसटी के बारे में बोलते हैं सिंपल टैक्स, ये भी हो सकता है गुड्स एंड सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स पहले होता था, ठीक है, गुड्स एंड सेल्स टैक्स हो गया, या सैलरी टैक्स, ना ना ना, बोलता है इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। तो गुड्स और सर्विस पे पहले अलग अलग टैक्स लगते थे। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, और देन गुड्स के इंपोर्ट करने पे आपको कस्टम ड्यूटी लगता था, एंड गुड्स को इंट्रास्टेट सेल करने में आपको वैट लगता था, इंट्रास्टेट सेल करने में आपको सीएसटी लगता था, सर्विसेज देने पे आपको सर्विस टैक्स लगता था। गवर्नमेंट में जाइए, सबको बाढ़ में जाइए, सब दीज विल बी सबस्यूम अंडर द ग्रेट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों पे एक ही टैक्स होगा, जीएसटी का। ये वैट, ये ईडी, ये कस्टम ड्यूटी, ये सब कुछ इन्होंने बोला इसको खत्म कर लेगा, बट ठीक है, कस्टम की बात होगी, इम्पोर्ट आर स्टिल देयर। यू आर सम गुड्स विच आर आउटसाइड जीएसटी, जिन पे अभी भी आपका मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। आई नो एग्जांपल ऑफ द कंपनी इन व्हिच आई एम वर्किंग, आवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, petrol, diesel have been kept deliberately outside the purview of GST. What are the reasons? उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। तो उन पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग जब हम कर रहे हैं, जब हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल बनाते हैं, दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें उसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, एंड देन व्हेन वी सेल इट, जब हम एक स्टेट में उसको सेल करते हैं एक डीलर को, हम उसे वैट, तो वैट अभी भी है, एक्साइज ड्यूटी। बट द आइडिया बिहाइंड दिस वाज टू वंस वो प्रोडक्ट्स जिस पे जीएसटी लगेगा, उस पर फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी और ये वैट नहीं लगेगा फिर। बट अभी उनको बाहर ही रखा है, एक्स्ट्रा ड्यूटी और वैट उन पे अभी लग रहा है। बट वंस वो जीएसटी में आएगा प्रोडक्ट, फिर उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी, वैट और फलाना टिमकाना नहीं लगेगा, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी की लाइफ टाइम जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हमेशा चलती रहेगी। अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस, बट ये गोइंग कंसर्न है, तो कभी हम जानेंगे नहीं कि हमारा प्रॉफिट कितना है, जानेंगे जरूर, उसके लिए हम क्या करते हैं,
हमारे पास एक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, या उसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हम इसको छोटे छोटे लाइफ स्पैन्स में डाल देते हैं, जिनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। उस पीरियड में हम फिर कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो during the lifetime of an entity, accounting produces financial statements in accordance with which basic concept? तो इसका आंसर था आपका अकाउंटिंग पीरियड। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूज हो रही है भाई, कंजर्वेटिज्म भी करते हैं, मैचिंग भी कर लेते हैं, अकाउंटिंग पीरियड भी करते हैं। लतीफ सर का ऑप्शन ही गलत है, रिप्रेजेंटेशन डाल दो नन ऑफ द, इसको ना ऑल ऑफ द अबव, मैंने ना इसमें ऑल ऑफ द अबव डालना चाहिए, मैंने इसको ऑल ऑफ द अबव डालना चाहता, तो फिर मैं देखता हूँ ना मैक्सिमम के ऑल ऑफ द अबव। नहीं, क्यों आएगा ऑल ऑफ द भाई, ये तो हिंट दे ना। लाइफ टाइम प्रोड्यूसेस फाइनेंस स्टेटमेंट्स, फाइनेंस में बनाते हो किस कंसेप्ट को लेके, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के लिए, ठीक है। दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट। पीरियोडिसिटी को लेके हिंट दे रहे हैं, लाइफ टाइम को लेके हिंट दे रहे हैं कि भाई फाइनेंस में बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, या हमें जानना है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। वो कब, जब भाई साल आप डिफाइन करोगे ना, उसमें फिर देखोगे आप उस साल के रेवेन्यू, उस साल के एक्सपेंस को मैच करोगे उस साल के रेवेन्यू के साथ, कंजर्व होके प्रूडेंट वो सब रहेगा, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग, इसमें पहले मैंने एडजस्टिंग एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग नेट रखा था, फिर मैंने लास्ट में ऑफिसर को बोला कि सर इसको आप ना क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्डिंग डाल दो ताकि और क्लैरिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट की आपको एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री तो क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है तो एंट्री बहुत होती है आपको, बेसिकली अभी आपने ये खर्चा पे नहीं किया है, जैसे यहाँ पे रेंट की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग मार्च का मंथ है, आपने अभी लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं किया, बट आपको मार्च का खर्चा तो बुक करना है। तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट, पे किया होता तो कैश करते, कैश नहीं है तो लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आपका एंट्री रेंट एक्सपेंस डेबिट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसका करेक्ट आंसर था डी पार्ट। रेंट की आउटस्टैंडिंग एंट्री की एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने एक क्लैरिटी दे दी फॉर रिकॉर्डिंग। अगर एग्जाम में फॉर रिकॉर्डिंग नहीं आएगा तब भी आपको यही आंसर, अगर एग्जाम में फॉर रिकॉर्डिंग नहीं आएगा तब भी आपको, क्यों मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट की एडजस्टमेंट एंट्री, फिर वो सोचेगा आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब पिछले साल आउटस्टैंड किया था, इस साल डाल दिया तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो कैश हो जाएगा। भाई ये नहीं पूछता है, ये मतलब है कि भाई जब एडजस्टमेंट एंट्री आपने करनी है आउटस्टैंडिंग को ना, जब आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंड हो गया है, व्हेन इट हैज अप्रूव्ड यू नीड टू पे दिस रेंट, तो उसके लिए आपको लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, उसकी बात हो रही है, बात की एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। दैट इज पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट एंड पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग और टू डिफरेंट थिंग्स, बट फिर भी मैंने बोला क्लैरिटी के लिए ना रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, नहीं तो फिर मेरे, क्योंकि मुझे ही पता है कि मेरे इनबॉक्स में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सॉरी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको टिंग 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 करके आवाज आ रही होगी, ये सिर्फ इसीलिए है कि बिकॉज मेरा अभी लैपटॉप पे ना व्हाट्सअप खुला हुआ है, तो उसमें टिंग टिंग आ रहा है, तो अगर मैं नोटिफिकेशन हटा देता हूँ ना, जस्ट वन व्हाट्सएप अकाउंट, तो अगर मैं टेलीग्राम और फिर जाके अपना दूसरा व्हाट्सएप एंड देन फेसबुक इंस्टाग्राम, तो मैं नॉर्मल पोस्ट भी, अपना मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि आप अपना नॉर्मल पोस्ट तो डालते रहते हो, मैं देखती रहती हूँ कि उसमें भी बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, दैट्स हाउ लाइफ इज। एनीवेज वी आर विद यू, आप होपफुली 28 को एग्जाम हो जाएगा, वी आर विद यू। तो मैं कोई उसमें कोई इशू नहीं होता है, तीन तीन हो रहा है पीछे से, वो मैसेज आते रहते हैं, ठीक है ना। तो एनीवेज अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था, देखो आपने पीएफ में पीएफ सब कुछ पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा हो, ये पढ़ा होगा, और कभी कभी क्या करते हैं ना, वो एक थ्योरी को क्वेश्चन पूछते हैं, एक रट्टा वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं ऑनेस्टली जो मैंने आपको पहले स्टेट में बोला था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद भी 30 में से 30 मार्क्स नहीं ला सकता, बिकॉज वो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कंसेप्चुअल नहीं है, जो रट्टे वाली बात है। तो पीएफएमएस पहले तो पूरा रट्टा है, कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है। प्लस इसमें अब मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम कर लिया वो ऐसा फ्रेम किया कि भाई स्टार्ट से किया था, क्योंकि पीएफएमएस वाला जो बेसिक दो तीन क्वेश्चन है, सीपीएमएस वो तो सबको अब याद है, कोर बैंकिंग वो भी याद है, सीजी है वो भी याद है, ओनर कौन है, नीति आयोग, वो सब तो याद हो गया है। तो हो सकता है वो बोलेंगे यार थोड़ा ना डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे, तो बता दो भाई पहले चार स्टेट्स कौन सी थी, तो वो स्टेट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप याद रखना है। क्या वो ऐसा पूछ सकते हैं कि अब स्टेट्स वाला क्वेश्चन मैंने डिलीवरी नहीं रखा, बिकॉज वो मैंने अपनी बुक में मेरे कर मतलब यार मेरे बच्चे आई डोंट वांट कि वो सिर्फ उसी बुक पे डिपेंडेंट रहे, तो कुछ डिफरेंट पूछते थे, तो एक रट्टा वाला क्वेश्चन है। आया आपको तो ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जैसे ऐसे समझना है कि एग्जाम में भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो हमने नहीं पढ़ा होगा, या याद, या इसको आप इतना सिंपल ले लो, इसको आप इतना सिंपली ले लो, ठीक है।
फैसल फैसल नजीर से करा दो फोन तो मगर कुछ सारी तो कुछ करा लेक्चर रिकॉर्ड ठीक है फैसल नजीर उस के रिकॉर्ड है सब उन सब लेक्चर करा रिकॉर्ड ठीक है फॉलोइंग वर द फोर फ्लैगशिप स्कीम्स फॉर विच पीएफएमएस वाज इम्प्लीमेंटेड तो अगर आपको याद नहीं था तो कोई बात नहीं आपको ये याद रखना है ठीक है ना मॉक को कभी ऐसे भी लेना चाहिए यार ठीक है ना यार यहाँ गलती होगी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन तो एक अच्छा चीज हो ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था मॉक में जो मैंने नहीं पढ़ा था उस मॉक में था मैंने वो किया और मैं पास हो गया मॉक में मेरा 1 मार्क्स कम हो गया कोई दिक्कत नहीं यार मॉक में 10 कम हो जाए मैं पता नहीं मैं क्रिकेट की एग्जाम्पल बार बार क्यों देता हूँ शायद मैं क्रिकेट खेलता हूँ ज्यादा तो जैसे आपका कोई शॉट नहीं लगता है ना जैसे लेग साइड से फ्लिक नहीं लगता है तो आप नेट्स में खेलते हो ना फ्लिक ताकि मैच में तो आ जाए शॉट यहाँ पे 10 बार आउट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो सिमिलरली मॉक टेस्ट में मार्क्स गिनने दो कोई दिक्कत नहीं है और बच्चे देख रहे हैं मैं कल से मैसेज आ रहे हैं मुझे सर उस मॉक में मेरे 95 थे इसमें 91 है उसमें 90 थे इसमें 85 है इसमें से 100 थे इसमें 95 उसमें से 110 थे इसमें 105 है कम क्यों हो गए कम तो मेरा कम होने हैं हम टफ पेपर सेट कर लिए तो पता था हम आपको मैसेज दे देंगे तो एक रीजन ये था कि ना कर लेते अरे मैं बता था कि हम जो बच्चे मतलब जो वैसे टारगेट के लिए पढ़ रहे हैं वो उतना ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होते they will- थोड़ी देर के लिए हो सकता है बट दे विल कम बैक अगेन बिकॉज उनको हमारी एक मैसेज की जरूरत होगी उनको तो हमने उनको मैसेज कर लिया मैसेज पहुंचा दी गई तो फिर आज से पढ़ेंगे ठीक है ना तो टेक इट लाइक दैट मुझे एक क्वेश्चन पता चला 120 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं पढ़े थे तो 120 क्वेश्चन तो मिल गए ना और ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन यार 5 ही आ जाए इसमें से तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है ना ठीक है चलो कमिंग बैक अलबत्ता विंटर जो नहीं है कि हिंट व्यू से रिसर्च उसमें इतनी चीज अभी उतना टाइम नहीं है एक आध क्वेश्चन हमने ऐसा डाल दिया व्यू सार मींस फुल फॉर्म में उसमें तो सार मींस हुई चीज ये अप्रेंटली बुक से दिख रहा है उसको थोड़ा सा उतना डेप्थ में जाकर उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है अगेन क्वेश्चन नंबर 41 वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई कुड हैव इमेजिन बट मैंने थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर दिया क्यों मैं जो देख रहा हूँ देयर इज दिस बुक एनसीईआरटी की बुक उनके टाइपो एरर्स हो गए मतलब मैं उसने जो रख के ये बोल रहा हूँ कि उनको टाइपो एरर दिए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का ऑप्शन दिया उन्होंने that's something the question is like the debit balance in the cash bank column of the cash book in the bank account in the cash book और सारे बच्चे ना उसी पे कंफ्यूज है बैंक अकाउंट है तो अनफेवरेबल डेबिट बैंक अकाउंट में डेबिट होगा तो यहाँ पे कैश फिर वो कैश बुक कंपैरिजन तो इसी में उनकी ना बहुत सारी गलतियां हो रही है मैं ये देख रहा हूँ ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा मुझे आ रहा है अब मेरे को जुबान याद हो रहा है यार एनसीईआरटी की दो राइट साइड में है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 17 ना कुछ ऐसा है उसका ये ऑप्शन है ए और सी है ऐसा कुछ अब मुझे जुबानी याद हो रहा है द पॉइंट आउट हियर इज कि आप ना उस चीज पे इतना फोकस कर लेते हो और क्वेश्चन कुछ और आया होता है आप फोकस कर रहे हो बैंक अकाउंट कैश कॉलम डेबिट कॉलम आप एक बेसिक चीज बोले भाई कैश बुक जो मेन होता है ना वो कैश अकाउंट के लिए बनाया जाता है ये तो ये कि बैंक ट्रांजेक्शन में जाते हो तभी आप कैश और बैंक बना सकते हो अदरवाइज जो कैश बुक फंडामेंटली बनाया जाता है वो कैश बुक कैश अकाउंट रिप्रेजेंट कर लेता है तो आप इतना बैंक अकाउंट बैंक रिकंसिलिएशन को आपने इतनी वेटेज दे दी है एक बेसिक क्वेश्चन जो आपका है ना आप उस चक्कर में गलती खा सकते हो अगेन क्वेश्चन नंबर 41 बेसिक क्वेश्चन पूछा था व्हाट डज कैश बुक का डेबिट बैलेंस अब कुछ लिखा तो नहीं है सिंगल डबल ट्रिपल कुछ तो लिखा नहीं है ये कॉन्फ्यूजन से बट आप वो क्यों जा रहे हो जिसकी दूर दूर तक कोई क्या मैंने बैंक कॉलम लिखा है क्या मैंने बैंक अकाउंट इन कैश बुक लिया ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल मतलब नहीं कैश बुक की बात कर रहा है कैश बुक में अगर कुछ नहीं होगा बैंक कॉलम तभी होगा जब डबल कॉलम कैश बुक डिस्काउंट तभी होगा जब ट्रिपल कॉलम होगा जब कुछ नहीं होगा एट ए सिंपल कैश बुक में कैश बैलेंस तो होगा ना तो आप इसको वो चीज क्यों नहीं लेते जिसपे आपको रिप्रेजेंटेशन डालने का जिसपे आपको चैलेंज करने का सबसे ज्यादा अधिकार होगा जिसपे आपको चैलेंज करने के लिए सबसे ज्यादा एविडेंस होंगे भाई सर आपने कैश बुक लाया तो कैश तो होगा ही ना तो कैश के बारे में कुछ चिंता आप वो बैंक कॉलम ना मैंने बैंक कॉलम लिखा आपको एसएलबी सीधे कल बोलेगा ना मैंने भाई बैंक कॉलम लिखा था ना मैंने बैंक अकाउंट कैश बुक सिंपल कॉलम कैश बुक ओनली कंटेन्स कैश तो उसकी चांसेस तो है नहीं सर ए भी तो आएगा ए नहीं सॉरी इसमें आएंगे बच्चे बी भी तो आएगा नहीं भाई ये बच्चे बोलते सर सी तो आएगा ना मेरे को जैसे बच्चे सी तो आएगा क्यों आएगा सी मैंने बैंक के बारे में कुछ बोला डी तो हर हाल में आएगा ना तो डी लिख दो ना मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल रहा हूँ नहीं बैंक बैलेंस आएगा बैंक बैलेंस कहाँ जाएगा बैंक बैलेंस तब आ गया जब डबल कॉलम था और दूसरा कॉलम बैंक था ना मैंने बोला डबल कॉलम है ना मैंने बोला बैंक कॉलम है ना मैंने बोला बैंक अकाउंट है तीन चीजें जो होनी चाहिए तब मैं बोलता कि बैंक आ जाता वो तीनों चीजें मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखी है सिंपल क्वेश्चन है कैश बुक का बैलेंस क्या मतलब करता है डेबिट कैश बुक का बैलेंस है उसका मतलब क्या है दैट इज द कैश इन हैंड ठीक है दे मैं शो आप मिस्टेक आउट विनो
वेरी लॉट है कमेंट सेक्शन में। और मैंने एक और चीज लिखी है, डेबिट बैलेंस लिखा है। कैश बुक में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन व्हाट डज द कैश बुक इज बैलेंस रिप्रेजेंट, तब भी सही क्वेश्चन, तब भी कैश नहीं होगा, बिकॉज देयर कैन नेवर बी नेगेटिव कैश। बट डेबिट यस, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी हो सकता है। द आंसर इज डी पार्ट, ठीक है ना। अनलेस अदरवाइज जस्ट अ हिंट इज गिवन जिसका कोई और वो बन जाता है, तब तक आपको खुद से एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हम तो बैंक कॉलम वो सब कुछ पढ़ रहे थे, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक वाली बात हो रही थी, ऐसा कुछ ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, टाइप ऑफ अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी को गलत होना चाहिए। सर, आपको बेसिकली तीन ही अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल जो है वो सीधे जाते हैं ट्रेडिंग और पेनल में, वो खर्चे खत्म हो जाते हैं, दीज आर द एक्सपेंस एंड इनकम। एक्सपेंस इनकम आर नॉट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। तो पीछे रहा फिर क्या आपका पर्सनल रियल। वो रियल मतलब एसेट्स, पर्सनल मतलब दीज लायबिलिटीज या डेटर्स एंड द कैपिटल, ये सारा चलता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आपके रियल और पर्सनल ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने भी पढ़ा होगा उससे गलती नहीं होगी। जिस बच्चे ने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी उससे ये गलती नहीं होगी। उनमें भी अगर किसी को गलती लगी तो एब्सेंट माइंडेडनेस से लग सकती है। Apparently I don't think, because the question is very clear, बैलेंस शीट में रियल और पर्सनल ही आते हैं। पार्टनरशिप से एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, एंड वी ट्राई टू, अगर आप देखोगे ईएसटी क्लास पे हमारा ये रहता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं जो कंसेप्चुअल हो और जो पूरे सिलेबस को कवर कर ले, ठीक है ना। एंड देर आर सम प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो नेशनल लेवल के, स्टेट के नहीं है शायद से, वो ना मॉक टेस्ट। अब उनको पता है यार, बच्चे 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 अमीर भी है, गरीब तो हम, हमारा ही प्लेटफॉर्म है, बाकी तो अमीर बच्चे हैं सारे, तो वो तो पैसा फूंक देते हैं मॉक्स में। तो अब मैं देख रहा हूँ मॉक बनाने के चक्कर में कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दिक्कत क्या आती है ना, अब अकाउंटेंसी तो है ही, और घूम फिर के फिर मैं होता हूँ, तो सारे बच्चे डांटते रहते हैं। मुझे समझ आता है कि भाई आज उन्होंने कोई मॉक दिया, बिकॉज वो 10 15 20 25 बच्चों से ना एक ही दिन में मुझे वैसा क्वेश्चन आ जाता है। तो मुझे समझ आता है आज इस मॉक टेस्ट वाले बोर्ड ने इतना पैसा छाप लिया है, अब जो इनका वो गंद समेटना है वो फिर मुझे समझना पड़ता है। फिर वो 15 20 बच्चों को लिखना पड़ता है कि भाई इसका क्या सही आंसर है, कभी नहीं लिख पाता हूँ, फिर कितना लिखूंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। The interest on capital accounts of partners. The interest on capital accounts of partners under fluctuating capital method is credited to. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप किस अकाउंट को क्रेडिट करते हो? सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो पार्टनर को मिलना है। अगर आप एक्सपेंस पहले बुक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बुक करोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये करोगे आप एंट्री। अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं रखा, मैंने थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी कि भाई अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो किस अकाउंट में होगा। तो आपको थोड़ा सा इस पे देखना पड़ेगा, हालांकि क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली एंट्री करते हो तो आपको आंसर आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली, मैं पहले ये बताता हूँ। इसमें अगर आप पहले इसको एंट्री कर लेते तो आपको पता है भाई ये तो पार्टनर को मिलना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो मैंने फ्लक्चुएटिंग पूछा था, सिंपल पूछा था, मैं इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूँ, या एग्जाम में इसका कॉम्प्लिकेट हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है, इज क्रेडिटेड टू, तो आंसर बनता है इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, फ्लक्चुएटिंग से जैसे फिक्स्ड कर दो, ठीक है दोस्तों। अब बताओ, अब अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता तो आंसर गलत होता है, तो अब आंसर आएगा नन ऑफ दैट। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ते हो तो आप बोलते हो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। एक फिक्स्ड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग में बेसिकली आप कहते हो आप पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट एक ही बना दो, तो पार्टनर्स का एक ही अकाउंट, वन अकाउंट ऑनली बनता है, जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा जिंदा, मुझे एक बार बता दो, हमारा कंटेंट अच्छा है नहीं है, मतलब हमारे चैनल पे अच्छा आता है कि कमियां हो गया है? हम देख रहे हैं, हम तो जो नेशनल मतलब स्टेट लेवल पे जो बाकी चैनल है उनके कहीं पे मतलब कंपटीशन तो है नहीं, उन सबके तो लाखों के ऊपर सब्सक्राइबर है, हमारे तो लाख भी नहीं है। ऐसा क्या है, हम कम पढ़ाते हैं, कम अच्छा पढ़ाते हैं, क्या है? अगर कम अच्छा पढ़ाते हैं हम,
तो आपके कमेंट्स आने चाहिए कि सर आप ये चीजें आप में कमियां हैं, इनको आप इम्प्रूव कर लो। ठीक है, इनको आप इम्प्रूव कर लो, तो हम उन पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जितना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उससे उनको इम्प्रूव करेंगे। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर आप बता दो, आप दूसरे फ्रेंड्स को क्यों नहीं देते हो, शेयर करते हो ये चैनल को, ताकि यहाँ हमारे भी सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब बढ़ने का मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो बच्चे जुड़े हुए चैनल उनको सब पता है कि भाई दिस इज द प्लेटफॉर्म विच इज ऑन टू द मिशन ऑफ मेकिंग श्योर ये, या मेकिंग एक्सेसिबल द क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उस मिशन पर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हम बढ़ेंगे भी, कम भी रहेंगे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज लॉन्ग एज वी आर प्रोवाइडिंग द लेक्चर्स, एज लॉन्ग एज हम अपना जस्टिस दे रहे हैं। अभी एक बच्चे को कुछ हजार बच्चे थे, हमारी तरफ से जो एक्शन है वो तो पूरा होता है। बट क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट, जब सब्सक्राइबर जाता है तो अंदर से एक खुशी भी मिल जाती है। मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है। मतलब मैं उसको नहीं बोलूंगा कि नहीं हमारी खुशखबरी इसलिए होती है कि बहुत सारे बच्चे लोग जुड़ते हैं, दैट इज द एंड गोल। बट एक हैप्पीनेस भी होती है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, या हम हमारी इतने से सब्सक्राइब, टू बी ऑनेस्ट, हमारी इतने सब्सक्राइबर, मतलब खुशी मिल जाती है, दैट डोपामिन गेट्स रिलीज एंड वी कैन हैप्पी कि हमारे इतने व्यूज हो गए, हमारे इतने सब्सक्राइब। होना नहीं चाहिए बट इट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो उससे हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है। तो अगर हम आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां बांटते हैं, हमारी जिंदगी में भी आप खुशी मिले। बट मैं दूसरा चीज बहुत क्लियरली बोलूंगा कि हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज बिलीव मी, अगर यूट्यूब से कोई रेवेन्यू आता है तो वो हमारे अकाउंट में मिलेगा। वो हैव दिस ट्रस्ट, और वहां से हम इंश्योर कर लें। मतलब वो बच्चे कोई भी हो सकता है, मतलब आप में भी कोई हो सकता है, हम किसी का नाम दोस्तों नहीं करते। हम इंश्योर करते हैं कि वो बच्चे जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, बहुत लिमिटेड पैसा आता है, कुछ ऐसे नहीं आता है बहुत ज्यादा पैसा, जो भी आता है उससे हम इंश्योर करते हैं कि मोस्ट डिजर्विंग बच्चा उस फंड्स के लिए होगा हमारे नॉलेज में, हम उसको देते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। तो अगर आपको हमारा कुछ कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है तो आई में, मतलब एज्यूम कि अभी आप नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपका फाका एग्जाम है। आफ्टर फाका एग्जाम आई वांट कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा अपने जहां पे आप जाओगे, आप अगर आपको वाकई ये प्लेटफॉर्म फायदा कर लिया आपकी बाकी प्रिपरेशन में, बाकी एग्जाम में, तो आप इसको बाकी जगहों पे भी शेयर करोगे, बाकी लोगों को भी मिलेगा, और आपके लिए ये सत्य जारी लिखेगा। अगर अगर आपके जरिए से किसी इंसान को ये कंटेंट मिला, मतलब आई हैव लिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ मैसेजेस जहाँ पे लोगों ने ये बोली है कि हम उसको ज्यादा मतलब नहीं बढ़ावा दे देते, हम कोई डिस्कोर्स खड़ा नहीं कर रहा था, बट बहुत सारे मैसेज हमें आई हुए हैं बच्चों से मुझे पर्सनली कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से उनको कितना फायदा हो गया। कुछ बच्चे थे जो स्टीम गए थे, गाँव से, दूर दराज गाँव से वो स्टी गए थे, पैसा उधार पे लेके कहीं से वहां का रेंट के लिए और वहां कोचिंग सेंटर की फी के लिए। देन जब उन्होंने वो कंटेंट देखा हमारे चैनल पे बाद में, दे रिग्रेटेड कि हम इस कंटेंट जो हमारे घरों में एक 200 रुपए के नेट पैक से हमें मिल सकता था, उसके लिए हमने मतलब 5-5 हजार का मंथली रेंट ही दे दिया। मैं कोचिंग सेंटर की फीस की बात नहीं करता, आपको रोज पता है। उनके अगर वो पैसे बच जाएंगे और आप उसका रीजन बन जाएंगे, तो दिस विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट लिख लो कि हम कैसे इंप्रूव कर पाएंगे अपनी सर्विस। अगर अच्छा लग रहा है तो आफ्टर दिस फाइव एग्जाम बाकियों के साथ भी शेयर कर लो, हेल्प अस टू ग्रो। एंड उसमें आपका भी मतलब हमारा ज्यादा फायदा होगा, हमारे को खुशी मिल जाएगी। बट आपका भी होगा, आपकी वजह से अगर किसी की भी जिंदगी बन जाएगी कि आपने उसको सही डायरेक्शन बता दी, तो आप बिलीव मी आपके सर के जार में भी इस चीज को लिखा जाएगा, आपको भी उसका डायरेक्ट एजर मिल जाएगा। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट फिक्स्ड कैपिटल में हम क्या करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि इनकी कैपिटल जो है, मेन पैसा जो लगा दिया, मेन कैपिटल जो है उसको अलग रखते हैं, बाकी जो इनकी रूटीन ट्रांजेक्शन बिजनेस होते हैं उनको हम अलग रखते हैं। तो उसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। बहुत अच्छा, जिस चीज के ध्यान में आता है उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, जो हमारी बाकी ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है। कैपिटल में सिर्फ क्या होता है, दो चीजें होती है, एक जो इसने कैपिटल लाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन, जो परमानेंटली विड्रॉ कर दिया अपनी बिजनेस से उसने, वो यहाँ पे लगाया। बाकी जो भी उसकी होती है, इसकी ड्राइंग होती है, इसकी सैलरी होती है, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इसका बाकी कुछ होता है, वो यहाँ पे होता है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स्ड में केस में कहाँ पे हो जाएगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में हो जाएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इन केस अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग है उसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। टैक्स से मैंने मतलब एक उधर जीएसटी का मैंने क्वेश्चन पूछा था फुल फॉर्म, एक दूसरा क्वेश्चन मैंने इनकम टैक्स का पूछा। एक सिंपल क्वेश्चन है बट ये मैंने पूछा कि इस पे ज्यादा मुझे लगा कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते थे। तो टैक्स में क्योंकि वास्ट सिलेबस है, कभी कभी हो सकता है एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आपको लगा था ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या था, तो ऐसा समझ समझ लो इसको, टैक्स में हम फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं करते, वहां पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर चलता है। तो इस साल की इनकम आपकी अगले साल में टैक्सेबल होती है, तो इस साल जो मैंने इनकम कमाई है इसका टैक्स मुझे अगले साल के रिटर्न में एंश्योर करना है कि जमा किया होगा मैंने। तो इट इज टैक्स एप्लीकेबल इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें मैंने इनकम कमाई थी। तो ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो बी और सी है असेसमेंट ईयर। बट जिस साल ये अर्न की जाती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। जिस साल में आपने इनकम कमाई उसको प्रीवियस ईयर, और जिस साल अब इसकी असेसमेंट होगी, जिस साल अब इसका टैक्स भरना होगा, दैट इज असेसमेंट ईयर। बट यस, किसी बच्चे में डाउट होता है कि आप तो सर पहले ही टैक्स देते, तो वो हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, बट अल्टीमेट लायबिलिटी अगर जो अराइज होती है वो अगले साल होती है। बट देन देयर आर प्रोज ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आपने नहीं दिया तो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट लायबिलिटी, बट वो अलग बात है, वो गवर्नमेंट रूल है। बट यस, इट इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर ओनली, तो उसकी असेसमेंट नेक्स्ट ईयर ही होती है। तो असेसमेंट ईयर जिसमें टैक्सेबल होती है, और जिस साल अर्न हुई होती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, टैक्सेशन स्लेब्स और एक आध चीज के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ, इंशाल्लाह एक दो दिन में वो मिलाऊंगा, वो भी आपने देखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बैच कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने पढ़ाया था अच्छे से कि बैच में आप क्या करते हो, जब आप एक ऐसे गुड्स को बनाते हो जो आइडेंटिकल होते हैं उसमें आप बैच कॉस्टिंग लगाते हो। तो बैच कॉस्टिंग हम कहते हैं, एक ऑर्डर मिल गया, इस पूरे बैच का कॉपीज बना रहे हैं, तो आपने लगा दी यहाँ से वो पेपर लगा दिया, तो कितनी कॉपीज लगा दी, तो उसमें आप क्या लगा दो, पर कॉपी कॉस्ट निकालने के लिए इस बैच में कितनी कॉपीज बनी, बैच की कितनी कॉस्टिंग होगी, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉपीज टू तो आपको नहीं मिलेगी। तो कैसे करके, या टॉयज की एग्जांपल देते हैं, यहाँ से प्लास्टिक डाल दिया, वहां से टॉयज निकल रही है, ड्रम निकल गए, ऐसे जहां पे आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हो वहां पे आप बैच कॉस्टिंग यूज कर लो। ठीक है ना, बैच प्रोवाइड identical products, sorry, my identical products are solution, तो इसका आएगा default। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अगेन एक थ्योरी का क्वेश्चन मैंने पूछा, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एट विच द कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड। जो कमर्शियल पेपर इशू होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, तो उसका जो मिनिमम डिनोमिनेशन होता है कमर्शियल पेपर का वो 5 lakhs होता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन था, ठीक है, आपके एग्जाम में थ्योरी भी आ सकती है, तभी मैंने एक ऐसा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोर और लेस थ्योरी ओनली, दैट्स नॉट समथिंग टू डू विद द मेन कोर अकाउंट, जैसे ये लोग के परसेंटेज सोशल अकाउंटिंग को आता है। ठीक है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल पेपर इज 5 lakh। ठीक है, तो इसमें मेरा समझ लेफ्ट आ रहा है। चलो, बैलेंस ऑफ पेटी कैश, जो पेटी कैश होता है वो क्या होता है सर, पेटी कैश जैसे आपने तो पढ़ा था कि आप किसी एम्प्लॉय या किसी ऑफिस के पास इतना कह सकते हो कि आप जो छोटे मोटे खर्चे जो करते हो वो वहां से कर लो। अब उसको पास हमने कैश दे दिया, या पेटी कैश बुक भी बोलते हो, उसने कैश बना दिया, अब उसको बोला कि मेरे पास 10,000 बचा हुआ है, तो ये क्या है, बिजनेस, ये तो एसेट ही है ना। तो उसको हमने 1 लाख रुपया दिया था, उसमें उसने 90,000 खर्चा कर दिया, 10,000 अभी बचा है, तो जो बैलेंस उसका बचाया हुआ है वो क्या है, वो तो बिजनेस का एसेट ही है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे मैंने पता बी पार्ट इसका आंसर आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सोल्ड। अब एक क्वेश्चन मैंने जीएसटी का पूछा था, जीएसटी इज ए, इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये भी मुझे लगता है कि आप जिस जिसने जीएसटी पढ़ा होगा उसको पता होगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज तो ये जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो मुझे लगता है कि मतलब जिसने जीएसटी पढ़ा है उसको याद होगा। अमरजीत सर ने जब जीएसटी के डिटेल में लेक्चर्स पढ़ाए होंगे वहां भी बताए होंगे, बट सिंस अभी आप रिविजन कर रहे हो तो आई विल नॉट सजेस्ट आप इसको उस लेक्चर को देखो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ आ जाए एग्जाम में इस चीज का। हाँ, जैसे एक बंदा है जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, मेजरली अगर आप स्टेट में डील करते हो और आपका आप गुड्स बेचते हो, आपका 40 लाख से ऊपर टर्न हो रहा है, सर्विसेज देते हो तो 20 लाख से ऊपर सेल्स है, मतलब टर्न हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर लेना। अब आपने जीएसटी नंबर ले लिया, अब आप सपोज गुड्स बेचते हो, तो गुड्स जो आपने सेल कर लिए ये आप क्या कर सकते हो,
इंट्रा स्टेट कर सकते हो एंड इंटर स्टेट कर सकते हो, या इंट्रा स्टेट कर सकते हो और इंटर स्टेट कर सकते हो। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट, एंड इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट। इसका मतलब क्या है, जेन एग्जाम्पल देता हूँ, एक जे एंड के का है, बिजनेसमैन है, उसने विद इन जे एंड के सेल कर दिया। एक श्रीनगर का शॉप वाला है, उसने क्या किया, श्रीनगर के किसी दुकानदार को, या श्रीनगर के कस्टमर की, या जम्मू कश्मीर के एक किसी कस्टमर को विद इन द टेरिटरी ऑफ जे एंड के जो है सेल करती है, उसको इंटरस्टेट देते हैं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें क्या करता है वो, सपोज एक एक प्रोडक्ट है, इस पे जीएसटी रेट 12%, इस पे जीएसटी रेट 12%, तो जीएसटी पहला रेट है और विद इन द स्टेट सेल हुआ, तो इसमें सीजीएसटी जो होगा वो 6% होगा, और एसजीएसटी जो होगा वो 6%। जब विद इन स्टेट सेल होती है तो उस पर क्या लगता है, 12% जीएसटी होगा, तो ये लगा। तो अगर ये 1000 की चीज बेचेगा इस कस्टमर को, तो इस पे ये क्या करेगा, इस पे ये सीजीएसटी लगाएगा 60 रुपीज, इस पे ये एलजीएसटी लगाएगा 60 रुपीज। 60 + 60 + 1000 = 1120, कितना होता है, 1120 रुपए। तो ये 1120 रुपए जो है ये कस्टमर से लेगा, ये आपकी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट 1120 तो सेल्स, इसकी सेल्स है ओनली 1000, तो सेल 1000, तो आउटपुट सीजीएसटी 60, तो आउटपुट एसजीएसटी 60, और ये 60 जो है इसको गवर्नमेंट में जमा कर रहे हैं। अब किस गवर्नमेंट को करेगा, ये सीजीएसटी 60 रुपीज जो है ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये जाएगा मोदी को, इसको जाएगा पीएम मोदी, मोदी जी बोलो जो भी बोलना है, उसको जाएगा। और ये एसजीएसटी जो है ये जाएगा स्टेट को, हमारे स्टेट में अभी कौन है, मतलब स्टेट की ट्रेजरी को जाता है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यहाँ पे ट्रेजरी को जाता है, इसको भी जाना होगा, तो ये जाएगा, क्या नाम है उनका, तो मुझे नाम मनोज सिन्हा को जाएगा, ठीक है ना, तो उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि किस स्टेट में गया, जिस स्टेट में जो वहां की स्टेट है उसको गया, जहां पे ये प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ, और ये प्रोडक्ट कहाँ पे कंज्यूम हुआ, विद इन जेड के कंज्यूम हो गया, तो उस स्टेट को गया। अब यहाँ पे भी ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएगा, जब आप इंटर स्टेट की बात करते हो, अब मैं अगर जेड के का हूँ, मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा जो दिल्ली का है, ठीक है ना, अब जो ही मैंने सेल बेची वो टेरिटरी चेंज हो गई, टेरिटरी दूसरी स्टेट आ गई, तो यहाँ पे एक जेड के है, एक दूसरा दिल्ली है, तो यहाँ पे सरकार बोलती है कि आपने इसे आईजीएसटी चार्ज करना है। आईजीएसटी अगेन क्या है, 12%, तो ये पूरा 12% है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं उसे 120 रुपये लूंगा आईजीएसटी के नाम से, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 1120, तो सेल्स टू आउटपुट आईजी एस टी 120, तो आउटपुट आईजीएसटी 120, ठीक है यहाँ तक। अब ये मकसद है, ये 1 to 120 जो मुझे गवर्नमेंट को देना है, ये किसको जा रहा है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 120 जो है ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। उसमें से क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने पास 120 में से 60 पकड़ता है, और 60 रुपीज जो है वो किसको देता है, दिल्ली गवर्नमेंट को देता है। क्या देता है, दिल्ली गवर्नमेंट को देता है। अब यहाँ पे देखो, चीजें जम्मू कश्मीर के सेलर ने बेची, बट कंज्यूम होगी दिल्ली में, इसका जो टैक्स मिला स्टेट वाला पोर्शन जो है वो जेएनके को ना मिला, बल्कि उस डेस्टिनेशन वाली स्टेट को मिला जहां पे ये कंज्यूम हो गया। ये कंज्यूम हो गया दिल्ली में, तो दिल्ली की स्टेट को मिला। तो जो स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट है वो किसको मिलेगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को उस स्टेट को जहां पे ये सर्विसेज या जहां पे ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम हो गए, डेस्टिनेशन पे, उस डेस्टिनी जगह पे मिलेगा, तो तभी इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो वहां पे मिलेगा जहां पे ये कंज्यूम हो गए, इसका दूसरा नाम होता है इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ऐसे इसको बोलते हैं। तो जैसे डेस्टिनेशन, सॉरी सॉरी डेस्टिनेशन, कंजम्पशन फिर उल्टा हो जाता है मेरे हिसाब से, तो आप इसको याद रखो, वो डेस्टिनेशन बेस्ड पे हो गया फिर ना, तो जहां पे वो अल्टीमेटली कंज्यूम हो गया उधर वो लगेगा, ठीक है ना, वहां लगे, दोनों का मतलब सेम है। एनीवे आई एम कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की, आप पेन बना रहे हो, इसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो उसने मटेरियल लगाया, रिफिल की इंक लगी है, दैट्स द डायरेक्ट कॉस्ट, जो उसने वो लगाया, मटेरियल लगाया, इसको लगाया। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो कॉमन होती है सिविल प्रोडक्ट्स के लिए। मैंने एग्जांपल दी थी, जब आप शर्ट बनाओ तो इसकी डायरेक्ट कॉस्ट जो इस पे रॉ मटेरियल है, बट इस पे जो थ्रेड है वो कॉमन सब शर्ट्स के लिए लगता है, तो दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो कॉमन टू जो भी आप वहां पे प्रोडक्ट्स बनाते हो,
वो क्या कहलाए जाएगी, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाई जाएगी। तो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, वो अब वहां पे पैंट्स बन रही है, वो जीन्स बन रही है, वो सबको सुपरविजन कर रहा है, तो दे आर कॉमन टू सेवरल प्रोडक्ट, तो वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। दे आर इनडायरेक्ट कॉस्ट टू दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये मैन्युफैक्चरिंग कंटेक्स में बात हो रही है, दोनों आर कंसिडर इन द पीएनएल की बात, ठीक है ना। पीएनएल की कंटेक्स में जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसकी बात हो रही है, फैक्ट्री के अंदर की इंडायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो कॉमन टू सेवरल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 था, व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड। तो अगेन दिस इज समथिंग which can be construed as out of syllabus question, बट विच इज वेरी मच, मतलब आप बोल सकते हो कि ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। शायद एक बार एसएसबी किसी एग्जाम में आया था, डिसऑनर्ड चेक, डिसऑनर्ड बिल की एंट्री बता दो, तो समथिंग लाइक दैट ओनली ना। तो उसमें भी तो बैंक एंट्री के बारे में पूछा, बट मैंने ऑप्शन दे दिए, ये आपको टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, उतना भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके टॉपिक में नहीं है। बट अगेन मैं पहले इसका मॉडल्स ऑफ करेंसी समझा देता हूँ, फिर इस पे आ जाते हैं। क्या था क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ लेते हैं। व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, आपको बताना है कि जब आप जर्नल एंट्री करोगे कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा जब क्या हो जाएगा, एक बिल डिसऑनर होगी, बट वो कौन सी बिल थी जिसको आपने डिस्काउंट किया था, जिसको आपने डिस्काउंट किया, जिससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा होगा उसको ये क्वेश्चन इजीली आएगा। जिसको नहीं आएगा तो मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना, ये मतलब क्या होता है। डिस्काउंटेड बिल की कंटेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक क्या होता है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, ठीक है। मैंने इसको सेल कर लिया, 1 लाख का सामान सेल कर, मेरी सबसे पहली एंट्री क्या होती है, अगर उधार पे भेजा है तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम आता है ये मुझे कैश देता है, अगर ये बाद में मुझे कैश देगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर अकाउंट 1 लाख 1 लाख, ठीक है। अब दूसरा तरीका होता है, ये कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। तो उसमें क्या करता है मैं जो होता हूँ सेलर, मैं इसको एक बिल ड्रॉ करके देता हूँ, मैं इसे एक बिल ड्रॉ करके देता हूँ, मैं बनाता हूँ एक बिल। इसमें लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 1 लाख टू मिस्टर वाई आफ्टर 3 मंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस बंदे का जो बायर होता है इसका साइन लेता हूँ, ठीक है ना, वो अपना साइन इसमें कर लिया। तो इसने मुझे ये तहरीर दे दी लिख के, जिसको उर्दू में तहरीर बोलते हैं, इसने ये तहरीर लिख के दे दी मुझे कि मैं आपको 3 महीने के बाद देता हूँ। इसको हम बोलते हैं बिल, क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कौन बनाता है, ये सेलर बनाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सेलर होता है इसको फिर बोलते हैं ड्रॉर, क्या बोलते हैं, ड्रॉर। ये इसको बना लेता है, पर इस पे जो साइन करता है वो बायर होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉर। तो ये दो चीजें आपको समझाई, ये ड्रॉर हो गया, ये ड्रॉई हो गया। इसने इसको साइन करके मुझे दे दिया। अब इसने काइंड ऑफ एक प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा। अब मेरे लिए ये क्या होगा, अब जब ये मुझे लिख के देगा तो मेरे लिए ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहेगा, इस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे मुझे ये बंदा 1 लाख रुपए 3 महीने बाद देगा। इसको बोलता है बिल, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो मैं एंट्री करता हूँ फिर, अब जैसे मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दिया तो मैं बुक्स में इसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं एंट्री करता हूँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और इस डेटर को क्रेडिट करता हूँ, बिकॉज अब इसका अकाउंट खत्म हो जाएगा मेरे बुक में, डेटर 1, ठीक है। फिर अगर मैं इसको 3 महीने तक रहूंगा, रखूंगा अपने पास बिल, और 3 महीने बाद उसके पास जाऊंगा, देखते भाई तूने लिख के दिया था कि 3 लाख 1 लाख रुपया दूंगा, चल भाई आप मुझे 1 लाख रुपया दे दे, अब मुझे 1 लाख रुपया दे दे, ठीक है। चलो भाई मुझे वो 1 लाख रुपया दे दो। अगर इसने मुझे वो 1 लाख रुपया दे दिया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट तो बिल रिसीवेबल। ये नॉर्मल एंट्रीज होती है इस कंटेक्ट में। 3 महीने वेट करूंगा, उसके बाद मुझे पैसा देगा, तो ये एंट्री हो जाएगी। अब दूसरा तरीका है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस बिल को, ये जो आप बिल्स ऑफ बिल्स रिसीव मेरा, उसको बिल भी बोलते हैं, उसको बैंक पे ले जाता हूँ, और बैंक को बोलता हूँ ये बंदा जो है
कि ये जो जिसने ये मुझे बिल दिया है इसके बदले मुझे 3 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे। आप इसको डिस्काउंट करा लो, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से मुझे आज कुछ पैसा दें। उसको बोलता है बैंक की डिस्काउंटिंग कराना। तो मैं बैंक पे जाता हूँ, तो बैंक को बोलता है यार वो तो मुझे 3 महीने बाद 1 लाख देगा, मुझे आज पैसे की जरूरत है, आप मुझे 99,000 दो। तो बैंक आपको 90,000 देगी, तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके पास पैसे आ जाएंगे 99,000। तो बीआर, आपका बीआर गया 1,000 1 लाख रुपया, और बैंक ने बेसिकली वो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जो बोला, दैट इज योर नुकसान 1,000 रुपया। उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस हो गया बेसिकली 1,000 रुपया, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसिडरेशन करके वो आपने बैंक ने अपना इंटरेस्ट ले लिया। तो उसने आपको 3 महीने जो आप पैसे 3 महीने बाद मिलने थे वो आपको अभी दे दिए। अब बैंक क्या करेगा, 3 महीने वेट करेगा, उसके बाद उससे 1 लाख रुपए लेगा, तो फिर बैंक को 1 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक का फायदा क्या हुआ, बैंक ने बेसिकली इंटरेस्ट कमा लिया 3 महीने के लिए, आज 99 था तो दिया, 3 महीने बाद उसको 1 लाख रुपए मिल गया। नाउ प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, ये तो आपने कर लिया अभी यहाँ तक, ठीक है ना, ये आपने कर लिया, अब आप वेट कर रहे हो 3 महीने। 3 महीने बाद क्या आता है, जब बैंक जाता है उस बंदे के पास, भाई तूने उसको लतीफ को प्रॉमिस किया था तो 1 लाख रुपए देगा, चल भाई हमें दे दे, क्योंकि ये बिल ऑफ हमारे नाम पे। ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, जो आप किसी और को दे सकते हो। ठीक है, तो अब वो बोलेगा बीआर मेरा दे दो आप 1 लाख से। अब कायदे से इसको उसको बैंक को देना है 1 लाख, अगर ये बैंक को देगा तो बैंक करेगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, अल्लाह अल्लाह कैसा। अगर वो नहीं देगा, अगर वो नहीं देगा तो बैंक मेरे पास आएगा, बोलेगा यार ये तो बिल डिसऑनर हो गया, तू वो नहीं दे रहा, तू अब हमें पैसे देगा, तू अब हमें पैसे देगा। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, अब बैंक को तो मुझे 1 लाख रुपया देना ही देना है, तो मेरा अकाउंट से तो 1 लाख रुपया चला जाएगा। मैं क्या करूंगा, उस ड्रॉई को डेबिट करूंगा, जो मेरा डेटर था उसको डेबिट करूंगा। तो मैं एंट्री करूंगा उस केस में, उसको वापस अपनी बुक्स में डेटर दिखाऊंगा, डेटर बोलो ड्रॉई बोलो, डेटर अकाउंट ड्रॉई अकाउंट जो भी है उसको डेबिट करूंगा 1 लाख से, और बैंक को क्रेडिट करूंगा 1 लाख से, तो बैंक अकाउंट 1 लाख। बिकॉज बैंक तो मुझे पूरा 1 लाख रुपया लेगा ना, वो 99 ही नहीं लेगा, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेगा। तो पूरा 1 लाख का, तो बैंक अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, उस ड्राई को डेबिट करूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसको क्रेडिट करोगे आप, बैंक को क्रेडिट करोगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये काफी एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन है फिर अपना टाइम ही जाया करोगे, ठीक है ना। चलो, द बजटिंग मेथड, द बजटिंग मेथड अंडर विच द बजट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्क्रैच, इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ये मैंने बजटिंग में पढ़ा दिया है कि जब आप डिसाइड करते हो कि आप जो बजट बनाते हो इस साल का, इसमें आप पिछले साल का कुछ बेस नहीं लोगे कि पिछले साल के क्या फिगर्स थे, उसको प्लस माइनस 10 के हिसाब से बनाओगे। आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो कि भाई हमारे सेल्स कितनी होगी, कोई पास डाटा को यूज नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं हम जीरो बेस्ड बजट। हर चीज को आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम जो बजट बनाते हैं, हम पिछले साल का यूज कर लेते हैं डाटा, फिर उसके साथ देखते हैं कि पिछले साल इतना बनाया था, इस साल इतना बनाएंगे। जीरो बेस्ड बजना सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। थोड़ा लेते हैं बच को खर्च, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 53, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बट बच्चों को गलती कहाँ पे लगी होगी, इन केस अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो पता नहीं क्या राज रखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, हमने प्रोविजन ही नहीं पढ़े। यार ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आंसर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है, वो क्वेश्चन आपको आता होता है, वो क्वेश्चन आपने किया होता है, और उसमें कुछ लाइनें ऐसी लगी होती है जो आपको लगता है कि यार ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा था, तो आप उस चक्कर में क्या करते हो, उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हो। कुछ नहीं है, मैं जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कराऊं, मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आई वांट टू इन जस्ट वन फ्रेम लाइक दिस। चलो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मुझे बताओ द करेक्ट एंट्री, द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द, फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज। डेप्रिसिएशन की एंट्री बता दो मुझे, ये क्वेश्चन पूछता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है ये मुझे बताओ। अगर मैं 11th के किसी भी बच्चे को बोलूंगा डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, तो बोले सर डेप्रिसिएशन पता है एंट्री क्या होती है, सर मैं आपको बताता हूँ। हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्ट टू एसेट अकाउंट, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, अब देखो कोई ऑप्शन है, द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री बता दो डेप्रिसिएशन की क्या है। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एसेट है कहीं पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट, सर सी पार्ट है ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो ये आंसर था।
ये आंसर था। डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट को क्रेडिट करना है। सर इसका मतलब आप बताओ दो ना। चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया। इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, हम प्रोविजन क्रिएट नहीं करते, हम डायरेक्टली ये करते हैं। अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू को कम नहीं करते हैं, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लाते हैं। वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। बट अगर आपने वो पढ़ा नहीं था तब क्या आप इसको आंसर नहीं कर सकते? आंसर विकास ये पूछ रहा था कि अगर वो बात नहीं है तब क्या होगा। वो बात है तो सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन खर्चा बुक करोगे, एसेट की वैल्यू को कम करोगे, क्रेडिट एक्सपेंस कर ले, एसेट वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होती है। फिर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये फिर पीएनएल में जाती है एडजस्टमेंट एंट्री के तौर पे, ट्रांसफर एंट्री के तौर में। उसके बाद फिर एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें अगर देखोगे फिर बाद में ये एंट्री होती है ऑन ट्रांसफर। बट मैं किसके लिए क्वेश्चन पूछा था, रिकॉर्डिंग। कोई बच्चा बोल सकता है सर ये भी तो आता पीएनएल अकाउंट डेबिट ऐसे। ये तो शॉर्टकट एंट्री होगी ना, आप शॉर्टकट नहीं करते। नेट इंपैक्ट ये है, ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट खत्म, नेट एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट ऐसे। बट आप कभी डायरेक्ट एंट्री पीएनएल में नहीं डालते हो ना, पीएनएल तो एसेट। आप पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करते हो उस एसेट में, उसके बाद फिर क्या करते हो, फिर ये करते हो ताकि एसेट में दिख जाए ना कि किस वजह से ये पेमेंट कम हो गया। डायरेक्टली पीएनएल से क्रेडिट नहीं करते हो, वो जो लॉस है तब करते हो पीएनएल से डायरेक्टली वहां से क्रेडिट। डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करते हो, पूछा भी मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड कर लो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एसेट। अब अगर प्रोविजन क्रिएट करते हो उस केस में हम क्या करते हैं, चलो ये भी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं आपको बता दूं। फिर क्वेश्चन सिंपल पूछ लिया बट एक और कंसेप्ट की बेस बना दी, हालांकि क्वेश्चन आपको तब भी आया। एक तो तरीका ये था, डेप्रिसिएशन की एंट्री में आपने सीधे क्या कर ली, 1 लाख का एसेट लाया था आपने, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने 10% से लगानी है, 10,000। तो आप एंट्री करते, एक तरीका था एंट्री करने का ये, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैक्सिमम ऑफ इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 तो एसेट 10,000 होता है कागज। एंड देन फिर क्या करते थे, पीएनएल अकाउंट डेबिट तो डेप्रिसिएशन 10,000, तो डेप्रिसिएशन खत्म हो गया और प्रॉफिट आपका कम हो गया 10,000 से, और आपका एसेट आप बैलेंस शीट में दिखेगा 90,000 से। एक दूसरा तरीका होता है, आप क्या क्या करते हो उस केस में, आप उस केस में एसेट की वैल्यू को कम नहीं करते, उसको रिस्टोर करो। उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें एंट्री कर सकते हो एक चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आप एंट्री करते हो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000। तो आपने अभी डेप्रिसिएशन करके एज कुछ नहीं बुक किया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके पीएनएल से 10,000 हटा दिया। इस केस में फिर आप क्या दिखाते हो, तो आपके पास दो अकाउंट रहते हैं। एक जो एसेट होता है वो अपनी बुक्स में 1 लाख का दिख रहा है, डेबिट बैलेंस का, डेबिट बैलेंस पर आपका एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है जिसका 10,000 का आपका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। फिर जब बैलेंस शीट होती है तो आप इन दोनों अकाउंट्स को दिखाते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेते हो, तो फिर इस साल का प्रोविजन अगले साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। फिर आप बैलेंस शीट में ऐसे दिखाते हो, एसेट 1 लाख लेस, इधर दिखाते हो लेस करते हो यहाँ पे, तो अकाउंट में एंट्री नहीं होती, लेजर में एंट्री नहीं होती, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के लिए होते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, तो बाहर पे दिखाते हो 90,000। बट बेसिकली क्या है, ये दो अकाउंट है, ये 1 लाख का एक अकाउंट आपको दिख रहा है लेजर में, ये 10,000 का आपको दूसरा लेजर दिखाता है, अल्टीमेटली बाहर दिखता है 90,000। इस केस में एसेट ही 90,000 होता है, तो एसेट की क्या होता है, उसकी कॉस्ट लेस होती है। वो उसकी लेजर में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको 90,000 दिखेगा बैलेंस, बट इस केस में आपका लेजर में उसका 1 लाख बैलेंस दिखेगा, और एक दूसरा लेजर क्रिएट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां पे 10 मिलेगा। तो टू ledgers are created in the case of provision. But I not ask the question about the provision. It was very simple question. It was asking for the correct entry for the reported depreciation. So entry होती है depreciation account debit to asset account, ठीक है ना। अब एक आज सिंपल क्वेश्चन है, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बुक ट्रांजेक्शन इट इज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। ये बाकी मैंने कंफ्यूजन के लिए रखे मॉडर्न मॉडर्न, आप सोचोगे मॉडर्न था, मॉडर्न मॉडर्न कुछ नहीं था, बस अबाउट दिस सिंपल डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। चलो विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट क्या है। तो इसमें अगर देखोगे, इनकम टैक्स ऑफ सोल प्रॉपर्टी इज ट्रेड एक्सपेंस, नहीं। इनकम टैक्स ऑफ सोल प्रॉपर्टी और जो है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो उस पे उसकी इनकम पे टैक्स लगता है, तो उसको बेयर करना है। अगर वो बिजनेस की बुक से पे करता है हम उसको ड्राइंग मानते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट, इट्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, वो खर्चा ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक जो है, इस अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो फिर पे कहां पे देखा, अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है
इट मींस आपने वो परचेज से लेस किया, परचेज से लेस किया, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट में लेस नहीं करोगे, बिकॉज वो परचेज ऑलरेडी कम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका ऑलरेडी ठीक होगा। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत बार पूछते रहते हैं कि सर ये चीज, अगर आपको ये आता है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बोला है कि ये लेक्चर जो होगा, अ, अगर आपको आता है वो तो आप डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे आ सकते हो, और अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज ये वीडियो को देख लो। चलो देख लो। क्लोजिंग स्टॉक है मेरा। आपने हर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री कर ली, लेजर बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उनकी समरी आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का था तो वहां से आ जाएगा, ठीक है, कुछ फिगर आएगी यहाँ पे। परचेजेस पूरे साल की होगी तो यहाँ आ जाएगी। सेल्स पूरे साल की आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगी। बस इतनी ट्रांजेक्शन हुई थी, इनकी एंट्री आ जाएगी। अब रहा बात, आपने लास्ट में टोटल कर लिया कि भाई हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, इसको आपने टोटल कर लिया, तो आपको पता चला कि भाई इस साल जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 1 लाख बचा हुआ है। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख बचा हुआ है, तो आप फिर क्या करते हो, ये ट्रायल बैलेंस था पूरा खत्म हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख था, तो आपने फिर क्या कर लिया, उसके बाद आपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, विद माई चल मेरा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे आपने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, यहाँ पे परचेज डाल दिया, यहाँ पे सेल्स डाल दिया। तो उस केस में क्योंकि आपके परचेज में सारा खर्चा डाला हुआ है अभी, इसमें से 1 लाख रुपया बचा हुआ है, तो आपने यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिखाते हैं, तो एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये आप एंट्री करते हो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में से 1 लाख रुपया कम करते हो ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो सही आ जाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपका वो सही आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो सही आएगा, इतना आपको निकालना पड़ेगा उसमें से, क्योंकि ये बचा हुआ माल है। वो आप तब होता है जब आप यहाँ पे दो सारे डाले डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, तो प्लस प्लस माइनस करके आप कर लेते हैं। बट अगर ये आपने पहले ही किया है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट तो परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट तो परचेजेस, अगर ये आपने पहले ही किया है तो ये आपका फिर कहाँ पे दिखेगा, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये इसमें से ऑलरेडी माइनस हुआ है परचेज। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हुआ है, उस केस में जब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हुआ है परचेज, यहाँ पे दोबारा से माइनस करने की जरूरत नहीं है, तभी डायरेक्टली आपका फिर बैलेंस शीट में जाता है। अदरवाइज अगर नहीं होता तो दो एंट्रीज होती है, पहले क्लोज स्टॉक और फिर ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और फिर क्लोज स्टॉक एसेट क्रिएट होता है, फिर वो बैलेंस शीट में जाता है। बट जब ये एंट्री ऑलरेडी की है आपने क्लोज स्टॉक परचेज, तो परचेज से ऑलरेडी लेस किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी कितना, ओपनिंग स्टॉक इतना, और जो बेचे उनमें से इतना, तो ये आपका ऑलरेडी सेल्स के साथ कंपेयर में तो आपका जीप की जाएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बट अगर यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। दिस इज द होल फंडा। मेरे कर्सर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करना पड़ेगा। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होता है, ग्रॉस बुक वैल्यू, जैसे मैंने उधर बोला आपको डेप्रिसिएशन में क्या आता है, उसको बोलते हैं नेट बुक वैल्यू। अगर आपने डेप्रिशिएट किया वो जो 90,000 था दैट वाज नेट वैल्यू, बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। ग्रॉस बुक वैल्यू मतलब क्या था, ग्रॉस वैल्यू कितनी थी जितने में खरीदा था, तो दैट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू। कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, या नेट ब्लॉक वैल्यू बोलते हैं। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी कितने में ये चीज पड़ी थी, वो 1 लाख का जैसे मैंने वो ऐसे बोला था, दैट्स ग्रॉस वैल्यू, और वो क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपको वो कितने में पड़ी थी, ठीक है दोस्तों। क्रेडिट एंट्री इन रियल अकाउंट, अगर रियल अकाउंट में आपने क्रेडिट एंट्री कर दी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए, रियल अकाउंट जो है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो या एसेट आपका क्रेडिट हो गया मतलब कम हो गया तभी क्रेडिट करोगे, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड, ठीक है ना, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज क्रेडिटेड, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। उसके बाद 58, 58 क्या था, a percentage reduction from the list price of the merchandise allowed to retailers by wholesalers is called
एक लिस्ट प्राइस से अगर आप कोई भी डिस्काउंट देते हैं, नॉर्मली ये होलसेल देते हैं, बट ऐसे भी कोई भी बिजनेस दे सकता है, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट कब होता है? जब आप कैश प्राइस के लिए होता है, अगर उसको ट्रेड डिस्काउंट है। When a firm maintains cash book, it does not need to maintain। अगर आप कैश बुक बनाते हो, आपको क्या करना है, अलग से कैश लीडर बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको बैंक एंड कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें क्या आएगा? अगेन डी पार्ट आएगा। आपको कैश और बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट था, आप बोल सकते हैं बैंक हो सकता है बनाना अगर सिंगल कॉलम होगा, बट सिंस कोई और ऑप्शन नहीं था, तो डी में बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आपको कैश और बैंक बनाने की जरूरत है। सोशल अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन पूछा, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये कहीं कहीं पे पूछा जाता है। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब होता है, बॉटम लाइन होता है सबसे नीचे जो आपका होता है बैलेंस शीट, पीएनएल में जो होता है टॉप लाइन होती है सेल्स। ऐसे याद रखो, हम अपनी कंपनीज में इस चीज को याद रखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस चीज को याद यूज करते हैं इस टर्म को, कि अब मैंने से सेल्स सेल्स थोड़ा सा कैजुअल लगता है, तो हम बोलते हैं आपका टॉप लाइन कितना है। टर्नओवर भी कैजुअल लगता है, तो हम अपने आप को अलग दिखा रहा है, हम बोलते हैं टॉप लाइन हमारी कितनी है। मैंने से बॉटम लाइन वाज 20,000 करोड़, ठीक है। बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट आपका कितना था। तो ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब क्या है? हम फोकस करेंगे प्लेनेट पे, प्रॉफिट पे हम फोकस करेंगे, प्लेनेट पे हम फोकस करेंगे, अपने लोगों पे, प्लेनेट, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। नॉट ओनली द प्रॉफिट बट आल्सो द पीपल एंड आल्सो द प्लेनेट। दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटेंसी। So do well in your final exams. There may be some sessions taken by me, especially for that social accounting. मैंने social accounting के थोड़ा notes वोट्स देख लिए, मैं उसको जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल मजबूरी है, मैं उस पर कोशिश करूंगा लाने की वीडियो। बट वो मैंने जो एनालाइज किया उससे पता चला कि मुझे इकोनॉमिक्स का है, वो गलती से मैंने सोशल अकाउंटिंग इधर डाल दिया है। यहाँ पे जो सोशल अकाउंटिंग थी वो वही था जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, बट उनने जो फिर जो क्वेश्चन पूछे थे वो इकोनॉमिक की कंटेक्स्ट में पूछे थे। अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अकाउंटिंग वाले कंटेक्स्ट में मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल अकाउंटिंग का क्या मतलब है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। कुछ डाउट्स है बच्चों के, जो कोशिश कर ली मैंने यहाँ पे कवर करने, कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन पे आ जाते डाउट्स, उसके भी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो रिकॉर्ड करने की, वो भी आएगा आपको, सोशल अकाउंटिंग पे भी आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल गोइंग टू हैपन टेंटेटिवली आफ्टर 4 5 5 6 days। एएसटी क्लासेस की तरफ से आप सबको मतलब हमारी तरफ से बहुत 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 मतलब विश से आप सब हमारी दुआओं में। बस आपको ख्याल रखना है, आपको पैनिक नहीं करना है। अपनी मेहनत जो की है इन 5 6 दिनों में, उन सब नोट्स को जो आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। और आप में से जितने भी बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं बट उनको टेंशन है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर कर लो। इस पैनिक बटन से आप जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना आपका रिजल्ट अच्छा है। बस आप अब दैट पेनल्टी और द लास्ट के स्लॉग ओवर्स पे पहुंच गए हो, चेज चल रहा है, अभी तक आप पूरा विनिंग जोन में हो, पर लास्ट की 2 3 ओवर बचे हुए हैं। यहाँ पे आपको गेम को नहीं हारना है, इसको लास्ट ओवर तक लेना है। मैंने ऐसे ही लास्ट ओवर एग्जामिनेशन डेट में 12 बजे तक आप क्या करना है, डटे रहना पढ़ने के लिए। एंड 12 बजे मैं नहीं बोलूंगा, 12 बजे आपका पेपर है, उस दिन आप मत पढ़ो, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। तो उस दिन की रात तक आप पढ़ लो, उस दिन आराम से सो जाओ, आराम से उठो। टेम्पटेशन रहेंगी कि ये भी देखना ये भी देखना, कुछ मत देखो। जो अभी तक नहीं देखा 3 साल से, वो 3 घंटे में देखने से कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट मोमेंट तक पढ़ो, मतलब इस दिन आपका पेपर है, उस दिन से रात तक आराम से पढ़ लो, फिर अच्छे से सो जाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। तो अच्छा स्कोर कर लेना, फिर हमारे साथ शेयर कर लेना अपना स्कोर, और इस चैनल को फिर दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर लेना, फिर हेल्प अस टू ग्रो। और फिर आपसे और भी खिदमत लेनी है हमें। वी वांट स्टूडेंट्स फ्रॉम यू टू कम फॉरवर्ड एंड टेक दिस मिशन ऑनवर्ड्स, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।